जब कैंसर बीमारी नहीं है तो फिर आपने ऑपरेशन किन चीजों का किया? मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये सवाल आएगा, इसीलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। शुरू में अगर हम इसको क्योर कर लें तो हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। देखिए कितनी अच्छी बात आपने कह दी। डाकू कौन था? इंसुलिन। इंसुलिन कहा कि अच्छा ठीक है, ये चोर को तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन भर छोड़ूंगा नहीं। गांव का गांव साफ होता था, इसलिए हिंदी में उसको कहा था है जा, है या जा। पता चला 1 लाख लोग मर गए। मॉडर्न मेडिसिन ने ऐसा चमत्कार किया कि एंटीबायोटिक दो, खत्म बीमारी। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली में धूम्रपान करता है, शराब पीता है या इस तरह की चीजों को लेता है, वो एक टाइम के बाद उसको छोड़ दे, तो क्या उसके बाद भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं क्या? मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। हाँ, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सबको पता है, डब्बे पे लिखा हुआ है। कहेगा ठीक है तो छोड़ दूंगा, थोड़ा एंजॉय तो कर लूँ। यही होता है। इस बीच कुछ हुआ तो फिर मैं वही करूंगा, कैंसर बीमारी नहीं है। यहाँ अगर रोक दिया जाए, यहाँ जागरूक कर दिया जाए, तो कोई इंसान स्मोकिंग करेगा? नहीं करेगा। बाबा और गुरु बन के आज प्रवचन दे रहे हैं, वो भी कहते हैं दिमाग मत लगाओ, जो मैं कहता हूँ मान लो। जो विज्ञान को जान रहा है, जो संस्कृति को जान रहा है, सभ्यता को जान रहा है, दर्शन को जान रहा है, अध्यात्म को जान रहा है, ये मिले बिचौलिए बाईपास। और मैं सच में उस दिन अपने आप को सफल चिकित्सक, डॉक्टर मान लूंगा जिस दिन सच में हमारी जरूरत समाज को एज ए कैंसर सर्जन कम होने लगे। क्या बात है। जो गाना था 5वां मौसम प्यार का, तो मैं कहता हूँ प्यार का नहीं, प्रदूषण का, दिल्ली वालों के लिए। कायदे की बात कहूँ क्या? बिल्कुल, अरे लोग जानना चाहते हैं। सचेत जागरूक रहना है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं सोचने लगा कि लंबी चीज ही खराब है तो सेवई खाना छोड़ दें। कॉर्पोरेट कल्चर जब से आया तब से 8 घंटे हम काम करते हैं, 16 घंटे काम किस लिए करते हो? आप क्या करते हैं? चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं? ये ना करें। आजकल ब्रेक पे तो यही मतलब है। ये तो सही है वैसे भी कि अगर आप समर्पण करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। समर्पण लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। कृष्ण मिले तभी तो अर्जुन मिलेगा। बात भी सही है, बात भी सही है। डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। जो भावनात्मक स्थिति होती है वो कैंसर के विकास को प्रभावित करती है क्या? अगर आप इंसान हैं, जीवित हैं, तो तनाव होगा। ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन पूरे टाइम आप तनाव में रहें तो बीमार है, तो बीमार है। बस अंतर इतना। क्या कैंसर का इलाज करने के बाद जीवन के आखिरी क्षणों में दूसरे तरह के कैंसर भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई स्टोरी आप करें और हजारों लोग ये कहें कि हमें पार्ट 2 चाहिए। कैंसर को लेकर के डॉक्टर अंशुमान जी के साथ मैंने पिछली बार एक स्टोरी की थी, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, 35,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया उस वीडियो को, और लगभग 2 मिलियन होने जा रहे हैं जो उस पर व्यूज़ हैं। लोगों ने ये कहा और बहुत से सवाल भी उठाए कैंसर को लेकर के। आज मैं उन सब की बात करने वाला हूँ। लोगों ने ये कहा कि 40,000 ऑपरेशन करने के बाद ये कह रहे हैं कि कैंसर बीमारी नहीं है, तो फिर वो ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ? और अगर कैंसर नहीं है तो लोग मरते क्यों हैं? और इसके अलावा भी तमाम वो सवाल जिसका आज डॉक्टर अंशुमान जी जवाब देंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने कमेंट किया है, सबका नाम लेना तो मुश्किल है, सबके सवाल लेना भी मुश्किल है, लेकिन हम 15 से 20 सवाल लेंगे बातचीत में। अपने सवालों के साथ, उन लोगों के नाम के साथ वो सवाल लेंगे जो उनके क्वेश्चन आए हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों का जवाब भी मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद कि ये दूसरी बार मुझे वक्त मिला। एक सवाल आया, लोगों ने कहा कि आपने 38,000 का तो आपका आंकड़ा लिखित है जो पिछले 1.5 साल से अपडेट नहीं हुआ, मैं 40 मानता हूँ उसको। लोगों ने ये कहा कि जब कैंसर बीमारी नहीं है तो फिर आपने ऑपरेशन किन चीज़ों का किया? बिल्कुल सही है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये सवाल आएगा, इसीलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। अर्धविराम दे के पूर्ण विराम दे देता, मतलब इसको समझा ही देता, तो डॉक्टरों में खलबली और मरीजों में खलबली और जनता में खलबली कैसे मचती, लोग विज्ञान को कैसे समझते। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखी हुई है, अर्बुद मतलब कैंसर, ग्रंथि मतलब बेनाइन ट्यूमर लिखा है। कैंसर को डिजीज माना जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आज इसको समझाते हैं कि क्यों मैं कहता हूं कैंसर बीमारी नहीं है। मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, इसका सिलेबस कौन तय करता है? किताबें कहाँ बनती हैं? अमेरिका। वहाँ जो किताबें या सिलेबस तैयार किया तो करता कौन है? बिग फार्मा इंडस्ट्री, जिसकी दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनी है। दवाई किस चीज़ की बन सकती है? एस्टैब्लिश्ड कैंसर की, हार्ट डिजीज की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, इसकी दवा बन सकती है, बनी हुई है। इसलिए डॉक्टर की ट्रेनिंग में हमें सिर्फ MBBS में ये सिखाया जाता है कि ये बीमारी है, इसमें दवा लिखो, ये बीमारी है, दवा लिखो।
जब आगे की ट्रेनिंग हुई और मैंने साइंस को समझा, आयुर्वेद को समझा, होलिस्टिकली मैंने भारत की 6 पद्धतियों को समझा, तब मुझे वाकई महसूस हुआ कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि बाकी चीज़ों की महत्ता कितनी है जो एक्चुअल बीमारी है। और एक्चुअल बीमारी इन सारी सो कॉल्ड बीमारियों, सो कॉल्ड बीमारी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि बीमारी है, सो कॉल्ड बीमारियों के पीछे की वजह इसमें हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया जिसको अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, इसके पीछे की वजह है वो 8 हैं जो साइंस के स्टूडेंट होंगे जानते हैं। ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ऑटोफेजी, इस तरह से 8 एक्चुअल बीमारियां हैं जो हमारी 30 ट्रिलियन कोशिकाएं एक इंसान के अंदर है उसमें चल रही होती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जब बिग फार्मा इंडस्ट्री यही कर रही है तो इसकी दवा बना लेती। इसकी दवा नहीं बन सकती है। दीज डिजीजेज आर नॉट ड्रगेबल, फूडेबल। मतलब आपके खाने, आपके जीवन शैली की गड़बड़ी से ये बीमारियां होती हैं, इसको हम नहीं रोक पाते हैं तो कैंसर जैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। मतलब कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन, नॉट ए डिजीज, यही समझना है। मतलब ये प्रतिलक्षित हो रही है जिसको बीमारी का नाम दिया जा रहा है, ताकि अब आप सोच रहे होंगे फिर जो दूसरा सवाल है कि फिर ऑपरेशन क्यों किया। उस स्टेज पे जाके उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते हैं। कोशिकाओं में बदलाव जब हो गया तो उसको वापस हम लेके नॉर्मल कोशिकाएं बना दें, अभी तक हमारे विज्ञान के हिसाब से संभव नहीं है। जीन थेरेपी आने वाली है, जीन थेरेपी के बाद स्लाइसिंग करके हो सकता है कि इसको हम वापस कर दें, अभी तक संभव नहीं। तो ये सोशो संहिता में भी वर्णन है, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि मेन ट्यूमर को पहले निकालो, जीवन शैली में बदलाव करो ताकि दोबारा ट्यूमर ना बने। अब मान लीजिए, इसको और मैं थोड़ा आसान कर दूं लोगों को समझने के लिए, अगर ये बीमारी कैंसर है, कैंसर का इलाज आपने कर दिया जिससे भी, सर्जरी से, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से, तो दोबारा बीमारी पलटी क्यों? एक आम सवाल है। ये बीमारी का इलाज ऐसा हुआ कि धुआं कहीं दिखा, आपने धुएं पे पानी छिड़कना चालू कर दिया, आग लगी रह गई, आग आपने बुझाया नहीं, आग नहीं बुझी, दोबारा धुआं आ गया। या मान लीजिए कि कहीं तेज नदी में पानी है, बाढ़, आप वहाँ पे उस बाढ़ को कम करने के लिए कोई इंतजाम कर रहे हैं। आपको आइडियली क्या करना पड़ेगा, नदी जहाँ से आ रही है वहाँ पे बांध बनाइए और पानी को रोकिए। मतलब वी हैव टू वर्क अप स्ट्रीम, नॉट डाउन स्ट्रीम। मैं अगर इसको सही समझ पाऊँ, और लोग जैसा जानना चाहते थे कि ये कैंसर की सेल ऑलरेडी हमारे बॉडी में है, जब हम बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो जैसे शुगर, बीपी, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ये भी बढ़ जाता है। शुरू में अगर हम इसको क्योर कर लें तो हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। देखिए कितनी अच्छी बात आपने कह दी, साधारण उदाहरण आपने दिया। सर में दर्द होना, बुखार का हो जाना, हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। जैसे कोई इंसान अपना ब्लड शुगर दिन में 20 बार चेक करे, उसके ब्लड शुगर आप देख लीजिए कितनी बार ऊपर जाता है, कितनी बार नीचे आता है, आएगा। तो क्या हम उसको कहें कि डायबिटीज है? हर दिन कैंसर कोशिकाएं बन रहे हैं तो कहे कि कैंसर से सफर कर रहा है। अगर सर में दर्द हुआ तो दर्द कम करने की आपने दवा दी, आपने ये एक्चुअली जो डॉक्टर होगा कहेगा भाई दर्द किस कारण हुआ, हम उसको ठीक करें, सर दर्द ठीक हो जाएगा, टेम्पररी रिलीफ के लिए आप दवा देंगे। सिमिलरली आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि कैंसर कोशिकाएं हर दिन बन रही तो इंसान ठीक कैसे हो रहा है? हर दिन ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है। हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम चल रहा है, लड़ाई रोज चल रही है, वातावरण का प्रदूषण से लेके, खान पीने से लेके, जीवन शैली के बदलाव से लेके सारी चीज़ें अटैक करती है, कैंसर कोशिकाएं बनती है, डिफेंस सिस्टम उसको कर देता है। लेकिन किसी दिन आपने प्रताड़ना इतनी अधिक कर दी कि आपका डिफेंस सिस्टम जवाब दे गया, बोल गया, जैसे मोटर मैकेनिक देखता है कि भाई अब ये गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है, खत्म हो गई, कैंसर कोशिकाएं पनपने लगी और ये किसी ट्यूमर या कैंसर के फॉर्म में निकल के बाहर आई, आपने इसको बीमारी का दर्जा दिया, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और वो चलता रहा। अब सवाल है कि ये भी बनता है ना कि ये सेल जब बढ़ जाती हैं तो बाकी बीमारियों का इलाज है, शुगर, बीपी और जो बुखार हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, या और भी इस तरह की चीज़ें जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हैं और वो बढ़ती हैं तो इलाज है। लेकिन कैंसर में मौत क्यों होती है? कैंसर का मरीज इतना डर जाता है और उसको लगता है कि इसका आखिरी विकल्प मौत ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कैंसर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ज़रूरत है किस अंग का कैंसर है,
प्री कैंसर या अर्ली कैंसर स्टेज में डिटेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, और उसका इलाज कैसा किया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं करेक्ट करते चलूँ, शुगर बढ़ने की बात आपने कही, जिसको आमतौर पे हम डायबिटीज़ कहते हैं, वो भी बीमारी नहीं है और ठीक नहीं होती है। मतलब इसका क्या हुआ, बीमारी है नहीं तो ठीक होगी कैसे। आप ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं, लेबोरेटरी में आपकी रिपोर्ट ठीक दिखती है, न कि बीमारी ठीक होती है। अगर ठीक हो रही थी, या बीपी की तकलीफ आपने कहा जिसको हाइपरटेंशन का नाम देते हैं, अगर बीमारी ठीक हो रही थी तो आज टेलमिसार्टन 20 मिलीग्राम आप ले रहे थे, कल 40 क्यों कर दिएगा आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने। फिर उसका एटेनोलॉल क्यों ऐड किया, एम्लोडिपिन क्यों ऐड किया। अगर वो ठीक ही कर दिया था तो फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ, फिर स्ट्रोक क्यों हुआ। बीमारी तो आपकी ठीक हो गई थी, नहीं हुई। वहाँ उसने काम नहीं किया जहाँ उसे काम करना था। चलिए उदाहरण लेते हैं डायबिटीज का, शुगर बढ़ गई। शुगर बढ़ने के बाद क्या किया, आपने दवा दी और बॉडी के इंसुलिन को बढ़ाया। अब बॉडी के इंसुलिन को बढ़ाया, लेकिन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इंसुलिन आपके पैंक्रियाज जो ग्रंथि वहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि सेल रेजिस्टेंट हो चुका। आपने दवा क्या दी, इंसुलिन के डोज को और बढ़ा दो। 2 टाइम्स ऑलरेडी निकल रहा था, आपने उसको 4 टाइम्स कर दिया। अब धक्के देके, जैसे मान लीजिए कि ये कमरा है, इस कमरे की कैपेसिटी थी 10 टन की, इसके बाद आप कुछ और डालना चाहते थे, नेचुरल सी बात है, जगह नहीं है, तो आप धक्का देके डाल रहे थे, रेजिस्टेंस फील हुआ, अंदर चीज़ें नहीं गई। उसके बाद आपने एक ऐसी दवा दी कि ऐसा करो, इसमें जो 10 टन है इसको कंप्रेस करके हाफ कर दो। ये डायबिटीज की दवा करती है। और उसके बाद आपने 10 टन और घुसा दिया। अब और रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब इंसुलिन एग्जॉस्ट हो जाएगा बॉडी का। अगर ये बात सही तरीके से मरीज को समझा दी जाए तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आएगी, यहाँ तक मरीज नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली, इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ बीमारियाँ नहीं हैं। मरीज को समझाने की क्या ज़रूरत है, इंसुलिन स्पाइक हुआ क्यों, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ क्यों। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को डाउन करता है। ब्लड शुगर प्राइमरली एक छोटा सा विलन है कि जिसको अगर बढ़ा हम छोड़ दें तो हमारे धमनियों की, जिसको आर्टरी वेन कहते हैं, इसको डैमेज करेगा, हार्ट अटैक कराएगा। तो इसको नॉर्मल करना है। मतलब ऐसी तमाम चीज़ें, जैसे हार्ट अटैक की बात आपने किया, शुगर की बात किया, बीपी की बात किया, कैंसर की बात हो रही है, कि अगर हम अवेयर हो जाए, हमको समझ में आ जाए, बिल्कुल, तो ये नौबत ही ना आए। अब बहुत साधारण समझना है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे एक पॉकेट मार जैसे चोर को कम करने के लिए अब बहुत बड़े डाकू को बढ़ा रहे हैं कि जाओ इस चोर को पकड़ो। अब डाकू आया, डाकू कौन था, इंसुलिन। इंसुलिन कहा कि अच्छा ठीक है, ये चोर को तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन भर छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या करना था, उस डाकू को साइडलाइन करो और चोर को समझाओ कि देखो तुम अंदर जाओ, अपने कमरे के अंदर बंद हो, मतलब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर चला जाए, आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन हो गया, छोटा सा चोर सुधर गया, समाज सुधर गया, समाज सुधर गया। यानी तो क्या करना है ऐसे इंसान को, इसी से आप समझ में, हार्ट डिजीज समझ में आया, हाइपरटेंशन और कैंसर सब समझ में आ जाएगा। आपको खाने पीने में ये बदलाव करना है कि इंसुलिन के स्पाइक्स कम हो, आपके बार बार स्पाइक्स ना हो, और फैटी लिवर ना बने, पेट पे मोटापा ना आए ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बने, मूवमेंट हो, एक्सरसाइज हो जिससे ग्लूकोज अंदर जाए, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा कम हो, तो चोर भाग गए आपके सोसाइटी से, आपको दिक्कत ही नहीं, आपको दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूँ कि कुछ सवाल लेते हैं। मैंने जैसा बोला था, अजब सिंह के नाम की एक आईडी है जिनसे एक सवाल आया है। सवाल ये है कि अगर योग और प्राणायाम से सारी बीमारियां ठीक हो सकती थीं, आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता था, तो एलोपैथ आया ही क्यों? मॉडर्न मेडिसिन ने चमत्कार किया है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसे नकारा नहीं जा सकता। मॉडर्न मेडिसिन मीन्स एलोपैथ। बहुत चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन ने ऐसी दी जिसमें ऑपरेशन को रिफाइन किया। आयुर्वेद में हमारा ऑपरेशन था, 136 औजार सुश्रुत साहब ने लिख दिए थे, उसके बाद आज तक हमारे वैद्यों ने उसमें इजाफा नहीं किया। अफसोस है। सुश्रुत संहिता में सर्जरी का उल्लेख मॉडर्न मेडिसिन से पहले था, तो हमें रिसर्च करना चाहिए था। अच्छा, राइनोप्लास्टी मतलब नाक कटने पे सुश्रुत साहब जिस तरह से राइनोप्लास्टी करते थे, वेस्टर्न बुक में, मॉडर्न मेडिसिन के बुक में उसका वर्णन है सुश्रुत संहिता का। इसको तो नहीं उजागर करेंगे। उसको आगे बढ़ाना किसका काम था? जो अब डिग्रीधारी वैद्य हैं उनका काम था। उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं किया। मॉडर्न मेडिसिन ने रिसर्च किया, सर्जरी का रिफाइनमेंट किया, टेक्नोलॉजी को इन किया, रिप्रोड्यूसिबल बनाया। मतलब कोई काम अगर सर्वेश मिश्रा कर सकते हैं
हिंदुस्तान में बैठ के तो यही तरीके से ग्रीक में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति ये काम कर ले। ये मॉडर्न मेडिसिन ने किया। एंटीबायोटिक का आविष्कार मॉडर्न मेडिसिन ने किया, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि एंटीबायोटिक का इतना दुरुपयोग होगा। पहले मौतें 30 साल में, कॉलरा जो बीमारी थी, गांव का गांव साफ होता था, इसलिए हिंदी में उसको कहा था हैजा, है या जा। पता चला 1 लाख लोग मर गए। मॉडर्न मेडिसिन ने ऐसा चमत्कार किया कि एंटीबायोटिक दो, खत्म बीमारी। लेकिन इतना दुरुपयोग, खासकर भारत में बहुत दुरुपयोग है एंटीबायोटिक का, इतना नहीं होना चाहिए। ये चमत्कार किए। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में दिक्कत ये हुई, क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रोइंग मेडिसिन रहा, 462 BC में हिपोक्रेट मॉडर्न मेडिसिन को ऑर्गेनाइज किया। उन्हीं के नाम से जाना जाता है मॉडर्न मेडिसिन। और सुश्रुत 10,000 साल पहले आए। चरक, भाग्यभट्ट, ऐसे अनेकों वैद्य आए जो एक्चुअल साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन उससे साइंस, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस तरह की परिभाषा नहीं थी। तो वो क्या थे? क्या कोई पुजारी थे? कोई महंत थे? अरे हमारे बीच के ऋषि जिनका होल्ड कह सकते हैं, जिनकी पकड़ मेडिकल साइंस पे या आयुर्वेद पे हुई, वो उन्होंने किया, डॉक्यूमेंट किया। लेकिन उसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाना हमारा काम था। और भारत के हर चिकित्सक को मैं कहता हूं कि हम सुश्रुत के संतान हैं, धन्वंतरी के संतान हैं, हम चरक के संतान हैं, हम हिपोक्रेट के संतान नहीं हैं। बेशक हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद करें, होम्योपैथ करें, कहीं से कोई विधा आई हो, विज्ञान की तरह उसको समझो और अपनी विधाओं को समझो, जोड़ो, और इस सिद्धांत, इस दर्शन शास्त्र के साथ विज्ञान को। विज्ञान का हर समय काम होता है मानव कल्याण। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे फिर ऐसा हुआ क्यों? मॉडर्न मेडिसिन इतना बदनाम क्यों हुआ? और इतनी सर्जरी जो हो रही है, इतनी गंदगी हुई है मॉडर्न मेडिसिन में, इसमें फिर व्यापारी घुसने लगे, बिजनेस प्रमोटर घुसे। और जिनको आमतौर पे भारतीय दर्शकों के लिए मैं कहता हूँ लाला। ये जब लाला घुसे, तो लाला जब भी घुसते हैं किसी इंडस्ट्री को तो करप्ट करते हैं, और विज्ञान फिर बर्बाद होने लगा। फिर डॉक्टर भी उन लालाओं के सामने नतमस्तक होने लगे। होना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज जैसे अस्पताल बनने लगे। अस्पताल तो अस्पताल जैसा दिखना चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए। अस्पताल में ये जो लाला और लाला के पाले हुए टाई वाले घूमते हैं, इनकी क्या जरूरत थी? इसने बदनाम किया। तो दर्शक जो देखते हैं उनको मैं इतना जागरूक करना चाहता हूं कि डॉक्टर चुनो, अस्पताल ना चुनो। बिल्कुल सही बात। टाई वाले, डायरी वाले, टोपी वाले आपका इलाज नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक्सेल शीट पे देखते हैं कि पैसा कितना बनाया जाए। सरकारी में जाएंगे, आपको लगता है पैसा खर्च नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप ही का टैक्स पेड पैसा, रेवेन्यू, राजस्व बन के वापस सरकारी अस्पताल की फंडिंग होती है, वहां डॉक्टर इलाज करते हैं, दवाइयों पे आता है। प्राइवेट में ये पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी, आप आउट ऑफ पॉकेट देते, पैसा दोनों जगह खर्च होगा। लेकिन अगर डॉक्टर सेंट्रिक आप फोकस होंगे, डॉक्टर पेशेंट सेंट्रिक फोकस रहेगा, तो ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ये बिचौलिए नहीं आएंगे। इनको आप आरती कह सकते हैं, बिचौलिए हैं जो मेडिकल साइंस को बर्बाद कर रहे हैं। और इन्होंने उसका दाम बढ़ा दिया, और वो सुविधाओं के नाम पे चार्ज करते हैं। इलाज कितना होता है वो तो भगवान ही जाने। एक रुद्र हैं, रुद्र की आईडी से कमेंट आया है, उन्होंने बहुत सारी आपकी तारीफ की है, वो सारी चीज़ों से सहमत थे, और लास्ट में लिखा कि आप प्रोस्टेट जो कैंसर होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया आपने। रुद्र साहब से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, पहला पॉडकास्ट जो था अच्छा है, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि पॉइंट रेज कर रहे हैं। पहला पॉडकास्ट था जिसमें एक ओवरऑल व्यू, पहले कैंसर के बारे में समझ लें क्या है। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, प्रोस्टेट उसमें एक है। अगर सबको वर्णन करें तो अपने पास कम से कम 32 पॉडकास्ट चाहिए मिनिमम। मतलब इतनी तरह के कैंसर, इतने तरह के, हर को अंग में कैंसर बनेगा। तो प्रोस्टेट कैंसर, इतनी जानकारी देता चलूं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कि प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, गदूद बोलते हैं, पुरुषों में पाई जाती है, पेशाब के थैले के नीचे होती है। इसका कैंसर आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान में माना जाता था रेयर। वेस्ट का कैंसर, पाश्चात्य अमेरिका, यूरोप। आज ये प्रोस्टेट कैंसर 50-55 साल में हिंदुस्तान में कॉमन हो चुका है। आपकी जीवन शैली बदली, सारी चीजें वेस्ट की आपने उठा ली, लेकिन आप अवेयर भी नहीं थे कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर भी चर्चा करेंगे, स्तन पे करेंगे, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिसपे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये मेरा सवाल है कि क्या जो कैंसर की दवाइयाँ होती है, जब आदमी लेता है, जब उसको वो कैंसर हो गया या वो उस पर क्योर करने के लिए, तो वो दवाइयाँ शरीर को दीमक की तरह खाने लगती हैं क्या? देखिए, इसमें कैंसर की दवाइयों को एक ब्रॉड ग्रुप में तो कह दीजिए,
दवाइयाँ हो गई, उसमें अलग अलग दवाइयाँ हैं। साइटोटॉक्सिक, जिसको कीमोथेरेपी आमतौर पे कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी जो स्पेसिफिक सिस्टम पे काम करता है, टारगेटेड थेरेपी जो कैंसर के खास रिसेप्टर पे काम करता है, या कहीं भी नीचे एक सिस्टम होता है उस पर, कैस्केड बोलते हैं, उस पर काम करता है। इसमें कीमोथेरेपी जो है साइटोटॉक्सिक, इसमें ये जरूर है अब कैंसर की कोशिकाएं बन गई, उनको मारने के लिए कीमोथेरेपी चाहिए, लेकिन साथ में नॉर्मल कोशिकाओं को भी मारता है। इसीलिए कीमोथेरेपी देने में हेयर फॉल, बाल झड़ना, बोन मैरो सप्रेशन मतलब खून की कमी हो जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इम्यूनोथेरेपी में स्पेसिफिक जिस तरह की गड़बड़ी कैंसर की कोशिकाओं के इम्यून रिसेप्टर, एंटीजन रिसेप्टर पे है, उसके लिए बनाई जाती है, तो इसमें साइड इफेक्ट और कम हो गया। टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिक टारगेट पे काम करता है, तो साइड इफेक्ट और कम हो गया। लेकिन जो कोशिकाएं बन रही है उसका सिस्टम, जिसको कैस्केड बोलते हैं, इतना उलझा हुआ है कि जीन थेरेपी से हमें उम्मीद बन रही है मॉडर्न साइंस से कि जब आए तो जीन में जो गड़बड़ी हुई जिसके कारण सारे मैनिफेस्टेशन हो रहे थे, उसको हम रिवर्स कर लें। जो लोग पूछ रहे थे कि कैंसर बीमारी नहीं है तो फिर ये हो क्यों रहा है, यहाँ से हम रिवर्स करके आपके नॉर्मल सेल तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी उम्मीद हमें जीन थेरेपी से है। और मैं कह रहा हूं कि जहां पे आप बीमारी, एक्चुअल बीमारी जिसके कारण ये सारे मैनिफेस्टेशन, वहां पे ही अगर काम कर लें, उसमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, और बीमारी होने के स्टेज में ही काम करेंगे, तो मैनिफेस्टेशन आप रोक देंगे। ओके। अच्छा, जो रेडिएशन थेरेपी होती है, जैसा आप बोले, उसी सवाल से जोड़ के मैं इसको पूछ रहा हूँ, उसको कराने के बाद शरीर में परमानेंट बदलाव आ जाते हैं क्या? देखिए, रेडिएशन थेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी दवाई हुई, और रेडिएशन थेरेपी कुछ किरण डाल के स्पेसिफिक जहाँ पे कैंसर है उस जगह को स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज से मतलब है कुछ अगर ऐसी नग्न आंखों से न दिखने वाली कोशिकाएं हैं तो वो मार दी जाएं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अंग है, तो वहाँ पे कैंसर कोशिकाएं भी होगी, नॉर्मल कोशिकाएं भी होगी, तो कुछ नॉर्मल भी डैमेज हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई, तकनीक आई है, जिसमें IMRT, IGRT, SRS और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, जो कोशिश करता ये जा रहा है कि जितना हो सके आसपास क्षति कम पहुंचाए, कैंसर ही किल हो, दूसरा किल ना हो। लेकिन कुछ चीज़ें परमानेंटली डैमेज होती है, जैसे माउथ के कैंसर में लार का कम बनना, मुंह सूखा रहता है, थायराइड की कमी हो जाना, इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ें रेडिएशन जहां हम देते हैं वहां तकलीफ आती है, वो पार्ट एंड पार्सल है, अभी उस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या मतलब जैसे आपने बोला कि माउथ में लार नहीं बनना या कैंसर का इलाज हो गया, तो जो कैंसर का जब इलाज हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो क्या वो अपनी सामान्य जीवन जी सकता है या जी पाता है क्या, या फिर उसके साथ कुछ दिक्कतें रहती हैं? कैंसर को आमतौर पे हम 5 साल फॉलो करते हैं। ये किस अंग का कैंसर है, क्या इलाज हुआ, क्यूरेबल है नहीं क्यूरेबल है। क्यूरेबल अगर है तो ट्रीटमेंट देने के बाद 5 साल फॉलो करते हैं। अगर 5 साल में कैंसर ये रिलैप्स होकर नहीं आया है तो हम मान लेते हैं कि कैंसर नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे मैंने बताया रेडियोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो कुछ खास मरीजों में लंबे समय तक या पूरे जीवन में रह जाता है। ये उनको सामान्य जीवन जीने से थोड़ा अलग कर देता है। कैसे? नॉर्मल खाना आप खाते थे, मुंह के कैंसर का ऑपरेशन हुआ, अब लार नहीं बनता है या कम बनता है, मुंह सूखा रहता है, अब चने नहीं खा पाते हैं, मूंगफली नहीं खा पाते हैं, या खाने के साथ आपको पानी लेने की ज़रूरत होती है, तो इसको सामान्य जीवन तो नहीं कर सकते हैं। बोलने में दिक्कत, सामान्य जीवन नहीं है। इस तरह के कुछ बदलाव की ज़रूरत हो जाती है। जैसे खाने की थैली का कैंसर, स्टमक कैंसर, अब या फूड पाइप का कैंसर, इसका ऑपरेशन आपने कर दिया तो खाने की थैली छोटी हो गई। तो नॉर्मली आप 2 खाना खाते थे या 3 खाना खाते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, अब आपको इसी खाने को बांट के 6 या 8 बार खाना पड़ता है। अच्छा। छोटा छोटा, क्योंकि एक बार उतना नहीं खा पाएंगे, कैपेसिटी कम हो गई। इस तरह से कुछ कुछ बदलाव की जरूरत होती, इससे नकारा नहीं जा सकता है। आज जो बातें हो रही हैं ना, मुझे लगता नहीं कि कैंसर के बारे में इतना डीप नॉलेज किसी पॉडकास्ट में या कहीं दिया गया होगा। जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर ये आदमी देखता है, फॉलो करता है, जो स्वस्थ है, उसको भी इसको देखना चाहिए। एक सवाल है माया देवी जी का, उनका कहना है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद कितने साल तक दवा लेनी पड़ती है? वैसे आपने बताया इसमें, लेकिन उन्होंने आगे एक चीज़ और जोड़ा है कि 3 साल हो गया उनको, अभी भी दवा ले रही हैं, और हर 6 महीने पर उनको चेकअप करवाना पड़ता। तो क्या ये ज़रूरी है? माया देवी जी ने ये नहीं लिखा है कि एग्जैक्टली कैंसर कहाँ का है, लेकिन जैसा कह रहे हैं दवा ले रही हैं और 6 महीने पे चेकअप करा रही, तो आमतौर पे स्तन कैंसर में ऐसा होता है। 5 साल फॉलोअप करते हैं, और हार्मोन पॉजिटिव
ER-PR, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, अगर ट्यूमर में पॉजिटिव है तो दोबारा ना कैंसर बन जाए दूसरे स्तन में कहीं और, उसके लिए इस रिसेप्टर को शांत करने के लिए हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम फॉलोअप बढ़ाते जाते हैं। इससे तीसरे साल में बिल्कुल 6 महीने पे फॉलोअप करेंगे, चौथे साल में 1 साल पे करेंगे, 5वें साल तक करेंगे, उसका फॉलोअप बंद कर देंगे। इसलिए कि जब तक रिकरेंस का, जिसको रिलैप्स या कैंसर का दोबारापन अपना बोलते हैं, ये रहेगा तब तक फॉलोअप कर लेना उचित है, ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे प्लान होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है मॉडर्न मेडिसिन में। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख स्तन के कैंसर के मरीज का रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें देखा गया किस मरीज में क्या इलाज किया गया, कितने दिन तक फॉलोअप किया गया, मतलब उसको चेकअप किया गया, और कितने लोगों में क्या वापस आया। उसके हिसाब से एक प्रोटोकॉल बनता है जो पूरे वर्ल्ड के लोग, कैंसर के ट्रीटमेंट वाले लोग जमा होते हैं और उसमें निर्धारण होता है। उसी हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें टाइम टू टाइम इजाफा होता है, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स कुछ ना कुछ बदलाव आता है। इसको हम लोग अपडेट करके चेंज करते रहते हैं। एक सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि इसी से संबंधित, आपने स्तन की बात की तो उसी से संबंधित है। उनका सवाल है कि ब्रेस्ट की अगर वो बायोप्सी करवा लेते हैं तो उसके बाद क्या कैंसर फैलता है क्या? जी, मोहसिन साहब ने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और बिना जाने मैं बता सकता हूँ ये उत्तरी भारत के होंगे। ऐसा क्यों? मैं अहमदाबाद भी रह चुका हूँ, ईस्ट इंडिया भी जाता हूँ, मतलब ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे कन्फ्यूजन ना हो जाए। उत्तरी भारत में एक अवधारणा है कि कैंसर की बायोप्सी अगर होगी तो कैंसर फैल जाएगा। अच्छा। और इसके पीछे की वजह है, आज से 30 साल पहले कैंसर की बायोप्सी की टेक्निक उत्तरी भारत में गड़बड़ थी। अच्छा। उसमें सर्जन चीरा लगा के बायोप्सी किया करता था, वो गड़बड़ थी। अहमदाबाद में, मुंबई में आप जब जाएंगे तो मरीज कभी ऐसा नहीं पूछेगा। उत्तरी भारत में क्या अवधारणा थी कि कैंसर में अगर लोहा लगा, लोहा से मतलब है चाकू, छुरी, सुई, तो कैंसर फैल जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी आई, बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। ये नंबर 1 सबका दूर हो गया अब। नंबर 1। नंबर 2, बिना बायोप्सी के कैंसर का इलाज नहीं होना चाहिए। आपका टाइप पता चलेगा, उससे हमें इलाज में ये सुविधा मिलती है कि करना क्या है। पहले दवाई देके इसको शांत कर दें, दवाई से ही खत्म कर दें या ऑपरेशन कर दें, इसलिए बायोप्सी से डरे नहीं। जरूरत क्या है, क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। सही जगह जाएंगे तभी तो इलाज सही मिलेगा। हाँ, जहाँ तहाँ एक्सपेरिमेंट ना करें, हॉलिस्टिकली उसको देखें। ऐसा नहीं कि ऑन्को सर्जन हो, मतलब कैंसर का सर्जन हो जिसके पास MCH कैंसर सर्जरी की डिग्री हो, इसको जरूर देखें। जाने पे वो बायस ना हो कि इसकी सर्जरी कर दो। DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, वो बायस ना हो कि कीमोथेरेपी दे दो। ये अगर करेगा तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ 3M मैं हर समय कहता हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट के दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट M इज मेडिसिन, सेकेंड M इज मशीन, एंड थर्ड M इज मैन। मैन सर्जरी, मशीन रेडियोथेरेपी, मेडिसिन कीमोथेरेपी। वो ये देखे कॉन्सेप्ट ऑफ 3M से कि जो मरीज मेरे सामने बैठा है इसको इस 3M का कॉम्बिनेशन कैसे दें कि ये ठीक हो जाए। एक मेरा सवाल है कि क्योंकि इसमें 2 चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोगों के सवाल चल रहे हैं जो उनके नाम के साथ पूछ रहा हूँ मैं, दूसरे मेरे सवाल हैं। जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली में धूम्रपान करता है, शराब पीता है या इस तरह की चीज़ों को लेता है, वो एक टाइम के बाद उसको छोड़ दे, तो क्या उसके बाद भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं क्या? मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। मैं इसलिए सवाल, मतलब मेरा सवाल हो गया, मैं मीडिया का आदमी बन गया और आप डॉक्टर बन गए। देखिए, ये सवाल अधिकतम डॉक्टर लोग नहीं पूछ पाते हैं। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। लेकिन हाँ, कि कितने दिनों तक रिस्क है, मैं तो छोड़ चुका। हाँ, इस पे बहुत अच्छे साइंटिफिक पेपर हैं। अच्छा। जिसमें स्मोकिंग क्विट करने के बाद 2 साल के बाद रिस्क तो कम होगा। जैसे आपने क्विट किया 48 घंटे से कम होना चालू होता है। अच्छा। 2 साल के बाद और कम हो जाएगा, 5 साल के बाद 50% रिस्क कम होगा, लेकिन कहिएगा 0 कब होगा? 30 साल बाद। अरे बाप रे। अब देखिए कितनी बड़ी शिक्षा हो गई यहीं पे। इसीलिए मैंने कहा कितना वैज्ञानिक सवाल पूछा आपने। शुरू क्यों किया स्मोकिंग? मतलब जो लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि युवाओं में स्मोकिंग और ड्रिंक का एक फैशन है, जिनको आदत नहीं है वो भी पार्टियों में लेते हैं उसको। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 48 घंटे बाद कम होना शुरू होगा, 2 साल के बाद और कम हो जाएगा, उसके बाद आप बता रहे हैं 5 साल में 50% और 30 लेकिन साल रिस्क रहेगा 30 साल। जो 0 आप चाहते हैं उसका रिजल्ट
मतलब कैंसर के परिप्रेक्ष्य में, तो 30 साल के बाद आप उम्मीद करें, ये रिसर्च पेपर बता रहा हूँ, बहुत डरावना सच है ये। डरावना सच है, लेकिन कोई नहीं बताएगा। फिर मैं वही करूँगा, कैंसर बीमारी नहीं है। हाँ, यहाँ अगर रोक दिया जाए, यहाँ जागरूक कर दिया जाए, तो कोई इंसान स्मोकिंग करेगा? नहीं करेगा। आप कहते हैं कैंसर, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सबको पता है, डब्बे पे लिखा हुआ है। कहेगा ठीक है तो छोड़ दूंगा, थोड़ा एंजॉय तो कर लूँ। यही होता है। युवाओं से मैं पूछता हूँ, 20 साल में तुमने शुरू किया, छोड़ भी दोगे 50 साल, इस बीच कुछ हुआ तो क्या? इसमें देखिए सर्वेश जी, इसमें होता क्या है, हेडोनिस्टिक माइंडसेट हो जाता है। हाँ। एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी, हैप्पीनेस एंग्जाइटी। हैप्पीनेस एंग्जाइटी क्या है कि इंसान को जब खुशी मिलती है, हालांकि हैप्पीनेस का हिंदी अगर पूछेगा मुझसे तो आनंद है। खुशी हेडोनिस्टिक है, जैसे आपने सिगरेट पी ली, शराब पी लिया, कुछ फास्ट फूड खा लिया, तो ब्रेन में डोपामिन निकला, हेडोनिज्म मिला। लेकिन आप मान लीजिए आनंद ही मिला, आनंद में हालांकि ये होता नहीं है, आनंद सतत यात्रा है, अध्यात्म में बैठे हैं, ध्यान में चले गए आनंद, इसमें आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हैप्पीनेस एंग्जाइटी टर्मिनोलॉजी वेस्ट से कॉइन किया, वेस्ट को पता ही नहीं है आनंद और इसमें हेडोनिज्म में, सुखवाद में इतना अंतर है। उसमें एंग्जाइटी क्या होती है, हमने उम्मीद नहीं की थी, पोस्ट मिल गई, हमने उम्मीद नहीं की थी, पैसा मिल गया। अब उसमें एंग्जाइटी ये होती है कि हमारी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मिला है, कहीं लूज ना कर दूं। उसको एंजॉय करने के लिए, एंजॉय नहीं, पब्लिक के लिए आप दिखा रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डर में जी रहे हैं। डर में उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए लाउड म्यूजिक, शराब और सिगरेट आपने ले लिया ताकि ये शांत हो जाए, कुछ देर तो मैं जी लूं। ये हैप्पीनेस एंग्जाइटी है। अच्छा, ये सही है। कई बार हम लोग के साथ भी कोई चीज़ ऐसी बहुत अच्छी हो जाए तो ये डर लगता है कि कब तक रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं फिर खराब हो जाए। तो ये सही कि खुशी में भी एंजाइटी होती है जो परेशान करती है। बिल्कुल, हैप्पीनेस एंग्जाइटी मैंने बात कही। अब जरूरत क्या है कि आपको, भारतीयों को तो खास करके समझना चाहिए डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड हेडोनिज्म। मंजिल जिसमें मिलती हो वो हर समय हेडोनिज्म है, सुखवाद है। जिसमें मंजिल का पता ना हो, यात्रा सतत जारी रहे, वही आनंद है। बात तो सही है। अच्छा, ये इस तरह की बातें हो रही हैं ना कि लग ही नहीं रहा कि एक डॉक्टर से बात हो रहा है। ये साइंटिफिक सच रिसर्च पेपर के साथ और वो कॉमन बातें हो रही हैं जो आदमी को जानना चाहिए, जिसको वो छोड़ चुका है। अमूमन पहले ज़िंदगी ऐसी ही हुआ करती थी जैसा आप बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इन सारी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। जो लोग देख पा रहे हैं वो भी भाग्यशाली हैं। देखिए दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि जो आप बेवजह की चीज़ों में उलझ रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए, हिंदी में 6 इंच छोटा, इंग्लिश में ज़ॉम्बी हेडेड। मतलब यही मेरा, आँख के इस एंगल से कान के इस एंगल को बोलते हैं फ्रैंकफर्ट प्लेन। ओके। इसके ऊपर हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। जब हम आध्यात्म की बातें करते हैं तो सुपर कॉन्शियस माइंड काम करता है, और इसके नीचे हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। इसके नीचे करते करते हमें यहाँ तक ले आया जाता है, डोंट यूज योर हेड। इवन जो सोकल बाबा और गुरु बन के आज प्रवचन दे रहे हैं, वो भी कहते हैं दिमाग मत लगाओ, जो मैं कहता हूँ मान लो। भाई, भारत की सभ्यता रही शास्त्रार्थ की, यहाँ चारवाक और बुद्ध भी आए थे। तो आप डिबेट से क्यों भागते हैं? आप शास्त्रार्थ कीजिए, टॉपिक पे उठाइए। तो हमें भारतीयों को शास्त्रार्थ की तरफ बढ़ना चाहिए। तब आप बात करेंगे आनंद की, तब आप बात करेंगे इसकी कि अगर कुछ कह रहे हो तो लॉजिक बताओ। तब साइंस और फिलॉसफी और अध्यात्म तीनों एक पॉइंट पे पहुंचेगा कि ये सच है। जैसे ये होगा, आप यथार्थ के करीब आ जाएंगे। क्या बात है। एक मज़ेदार बात, मैं अब जिसका नाम लेने वाला हूँ, जिसका कमेंट बताने वाला हूँ, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कुछ बताया है। और ऐसे बहुत से सवाल मतलब लोगों ने कमेंट किया है। इन्होंने, ये रूपम जी हैं, और ये कहते हैं कि इन्होंने अपने माता जी का कैंसर का इलाज करवाया था। इलाज नहीं करवाया था, उन्होंने कहा कि कैंसर हुआ था। उन्होंने जब वो डिटेक्ट हुआ उसके बाद उन्होंने देखा, तो जो बातें आप कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ करके उन्होंने फॉलो किया, और आज उनकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। और अब वो ये कह रही हैं हम लोगों के माध्यम से कि आप जो कह रहे हैं वो सच है और इसको सभी लोग फॉलो करें। ये रूपम जी का कहना है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब इसमें यह है कि इसमें बाजारवाद नहीं है।
व्यापार नहीं है। तो आपकी अगर उम्मीद है कि कोई सरकार नीति निर्धारण कर दे या कोई कंपनी आके एडवर्टीजमेंट कर दे, कोई डॉक्टर बता दे, तो नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है। आपको लग रहा हो आप क्यों बता रहे हैं, मैं उतना ही कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ। डॉक्टर, मैं बार बार कहता हूँ, वर्ड डिराइव हुआ था डॉसियर से, मतलब टीचर था। डॉक्टर समाज का शिक्षक होता है। हमारा प्राइमरी रोल शिक्षा देना था, जागरूक करना था, सेकेंडरी रोल चिकित्सा करना था। लेकिन आज रोल रिवर्सल हो गया, हम भी जॉम्बी हेडेड हो गए। मतलब यहाँ से फ्रैंकफर्ट प्लेन से नीचे ही काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस, जो कॉर्पोरेट हाउस कह रहा है हम कर रहे हैं। तो ये अगर जागरूकता फैलने लगे तो इससे जागरूकता कैसे फैलेगी? 1 to 1, जैसा कि रूपम जी ने किया। स्वस्थ व्यक्ति है, वो बातों को फॉलो करे, वो स्प्रेड करे। जिनके पास ज्ञान का स्रोत है, जो विज्ञान को जान रहा है, जो संस्कृति को जान रहा है, सभ्यता को जान रहा है, दर्शन को जान रहा है, अध्यात्म को जान रहा है, ये मिले और इसको एक नतीजे तक पहुंचाए, बिचौलिए बाईपास। उसके बाद देखें ना कि कौन बोलता है कि कैंसर बीमारी है, उसके बाद बात करेंगे। कैंसर के केसेस जब कम होने चालू हो जाएंगे, हार्ट डिजीज कम होना चालू होगा, डायबिटीज कम होना चालू होगा, हाइपरटेंशन, मोटापा कम होना चालू होगा, फिर बातें कहाँ होगी? हाँ, तो क्या आप कह सकते हैं कि क्या उसके बाद अस्पताल बंद हो जाएगा? हमारे शास्त्रों में वर्णन है किया हुआ कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको एक न एक बार वैद्य के पास जाना पड़ेगा। ओ, हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है। उसमें तो इतनी बीमारियां नहीं थी। मतलब आप बीमार होंगे लेकिन बहुत मेजर बीमारी नहीं होगी। अगर इस तरह की बीमारी होगी, मॉडर्न मेडिसिन इतना आविष्कार किया है, इतनी सारी चीज़ें की, आपका क्योर रेट बहुत अच्छा हो जाएगा और बीमार होने वाले की संख्या कम हो जाएगी, अस्पतालों की ज़रूरतें कम होने लगेगी। फिर मैं वही बात कहूँगा कि जिस देश में खास करके प्राइवेट अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे, वो देश विफल होने लगता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए और मैं सच में उस दिन अपने आप को सफल चिकित्सक, डॉक्टर मान लूँगा जिस दिन सच में हमारी ज़रूरत समाज को एज ए कैंसर सर्जन कम होने लगे। क्या बात है। लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया है। पहले एपिसोड में लोगों ने खूब समर्थन किया इस बात का, हॉस्पिटल और स्कूल वाली। एक मेरा सवाल ये है कि जब कैंसर की सर्जरी होती है तो क्या शरीर पे उसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, जिसे लिम्फेडेमा करके कुछ होता है, क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी अगर कर रहे हैं तो कैंसर, स्तन के कैंसर के साथ साथ हमें आर्मपिट, जिसको एक्जिला बोलते हैं, बगल बोलते हैं हिंदी में, बगल की गिल्टियों को निकालना पड़ता है कि इससे अगर कैंसर सेल निकल के जाएगा तो वहीं पहुंचेगा, तो उसको निकाल दिया ताकि इसकी जड़ खत्म हो। लेकिन हाथ के में लिम्फेटिक्स, लिम्फ जैसे हमारा खून लाल होता है, एक सफेद खून आमतौर पे कहते हैं, जिसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं लिम्फ, LYMPH, ये भी उसी रास्ते जाता है। जब आपने निकाल दिया तो रास्ता बंद हो गया जी। तो ये लिम्फ जमा हो गया नीचे हाथ में। इसको कहते हैं टेक्निकली लिम्फ इडिमा, मतलब लिम्फ का जमा हो जाना, लिम्फ की सूजन। तो 3% से लेकर 17% कैंसर के ऑपरेशन के बाद ये तकलीफ बढ़ती है। अगर उसके बाद रेडियोथेरेपी दी गई तो एक तकलीफ और बढ़ती है ज़्यादा केसेज में। मैक्सिमम केसेज में फिजियोथेरेपी, लिम्फेडेमा मैनेजमेंट जो हमारे फिजियोथेरेपी के लोग करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। कुछ केसेज में रह जाती है, जिसका आपने कहा कि दीर्घकालिक, लंबे समय तक ले रह जाती है प्रॉब्लम। अच्छा, ये सवाल कई लोगों का भी है और मेरा भी ये सवाल है कि जब कैंसर की सर्जरी होती है, कैंसर का इलाज होता है, तो क्या लोगों के सेक्सुअल रिश्तों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है क्या? कुछ कैंसर के इलाज के बाद सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे आता है। कैसे? इसको बड़े अच्छे समझने की जरूरत है। सेक्सुअल हेल्थ इन कैंसर पेशेंट, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हो, रेक्टल कैंसर मतलब टट्टी के रास्ते का कैंसर, ये जहाँ पे सेक्स के कंट्रोल की सारी चीज़ें हैं, नसें, प्रोस्टेट, उस पे असर करता है। तो इसका तो डायरेक्ट प्रभाव है, जो कि ऑर्गेनिक, जिसको कह सकते हैं कि रियल में वहाँ डैमेज हुआ है। दूसरा होता है कैंसर के डायग्नोसिस के बाद तनाव का स्तर इतना बढ़ता है, और इसको सर्वेश जी समझने की जरूरत है कि पुरुषों में किसी भी तरीके का तनाव होगा तो ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर के कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल एक हार्मोन को बढ़ाता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन अगर परसिस्टेंट किसी पुरुष के शरीर में बढ़ा रहे तो उसका टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो हमारा आता है, ये कम हो जाता है। तो कैंसर के डायग्नोसिस के तुरंत बाद इंसान क्रोनिक स्ट्रेस में जाता है। अच्छा। महिलाएं
एंग्जाइटी में जाती है, परिवार का क्या होगा, तो इच्छा, लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर ये कम होने लगती है और उनको ऐसा लगने लगता है कि सेक्स क्या, फिल्म देखने की बात कहिए उनको, किसी भी तरह से उनको कहिए कि लाइफ में परिवार से मिलना है, पार्टी चल लो, गाने सुन लो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सेक्स उसमें एक है। तो 3 स्तर पे, एक फियर एंड इनसिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर लाइफ, दूसरा कॉर्टिसोल रिलेटेड टू, थर्ड कि सेक्सुअल ऑर्गन के आसपास ही कुछ प्रॉब्लम हो गई इलाज के दरमियान। एक कमेंट लेते हैं कमेंट सेक्शन से। उसमें प्रवीण झा करके कोई हैं जिन्होंने कमेंट किया है। उनका ये कहना है कि 7 साल पहले उन्होंने आपसे ही अपने पिता का कैंसर का ऑपरेशन करवाया था। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और ये लोग आपको भगवान मानते हैं। नहीं, भगवान ना माने, डॉक्टर विज्ञान का एक विद्यार्थी होता है, विज्ञान का विद्यार्थी आज भी हूँ, इसीलिए सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। अगर वैज्ञानिक आधार पे प्रत्यक्ष प्रमाण माने के हॉलिस्टिक किसी का इलाज किया जाए तो कैंसर ठीक होता है। हॉलिस्टिक से फिर मतलब क्या हो, रिकरेंस नहीं हो, दोबारा ना पलटे, इतनी तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि कैंसर को हम रिवर्स करके नॉर्मल सेल नहीं बना पा रहे हैं, वहाँ कमी है अभी मॉडर्न मेडिसिन में। तो प्रवीण झा जी का मैं सच में धन्यवाद देता हूँ कि आपने अप्रिसिएशन किया, लेकिन भगवान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ही रहने दीजिए। आपको कम से कम हज़ारों लोगों का धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि उस कमेंट सेक्शन में हज़ारों लोगों ने आपको जाने क्या क्या उपमा, क्या क्या वो उपाधि दी है उसमें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एडवांस में ही 1 लाख धन्यवाद दे देता हूँ। ये सही है, ये सही है। एक मेरा सवाल ये है, कॉमन सवाल है, लोग भी जानना चाहते होंगे कि जब कोई महिला गर्भवती होती है और अगर वो कुछ ऐसे टॉक्सिन लेती है तो क्या बच्चा जो पैदा होता है उसमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल। कैंसर की थियरी खास करके गर्भ में पल रहे बच्चों में है सिंगल हिट हाइपोथेसिस एंड 2 हिट हाइपोथेसिस। अब इसको समझने की जरूरत है। सिंगल 2 मतलब 2, हिट मतलब जैसे कार किसी को हिट कर दे, हिट हाइपोथेसिस एक थियरी। गर्भ में पल रहे बच्चों के सेल मतलब कोशिकाएं बहुत तेजी से पनप रही होती हैं। उस समय माँ को कुछ ऐसा एक्सपोजर हो, कुछ ऐसा मतलब जो उन कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है। वो हो सकता है कोई दवा, प्रदूषण, कोई भी हेवी एलिमेंट, हेवी मेटल, या जो हमारे आयुर्वेद में वर्णन है सूर्य ग्रहण। उस समय कोई किरण ऐसी आ जाए जो उस बच्चे को हिट कर जाए। इसीलिए याद होगा आपको, कहा जाता है ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं खास करके बाहर ना निकले। उसका बाद विज्ञान ने लिया बाद में, हालांकि मैं आयुर्वेद को विज्ञान मानता हूँ। अफसोस ये है कि आज कोई भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे आयुर्वेद के डिग्रीधारी वैद्य ही करें तो बेहतर है। तो अगर महिलाएं गर्भवती हैं तो अपने दवा ना लें, किसी डॉक्टर को संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सेफ है कि नहीं है। टॉक्सिन कोशिश करें प्रदूषित इलाके में ना रहें, जैसे दिल्ली एनसीआर के इलाके में। अब कोशिश ही मैं कह सकता हूँ, हाँ, क्योंकि जो रह रहा है उसको तो मजबूरी है। अगर हो सकता है आपका मायके कहीं और है, पहाड़ों में है, तब तो बिल्कुल चले जाएं, या कहीं ऐसे जगह में, झारखंड जैसी जगह में हो, उत्तराखंड जैसी जगह में हो, तो जाके जंगल के पास रहें कुछ दिनों के लिए, ताकि बच्चा आपका स्वस्थ हो। देखिए, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 9 महीने का समय है, लेकिन बच्चे के लिए पूरी जिंदगी है। तो आपको एज ए पेरेंट्स उस पर इतना ध्यान देना पड़ेगा कि उस बच्चे को एक अच्छा बच्चा निकालें, ताकि वही हमारे भारत का भविष्य होगा। इस समय तो बड़ी मुश्किल है, जो इस समय एक्यूआई हुई पड़ी है दिल्ली एनसीआर की। अगर इस समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती होंगी, बाहर बेचारी टहलने के लिए निकलती होंगी कि मैं स्वस्थ रहूंगी शाम को सुबह को, उनकी हालत तो बड़ी ख़राब होती होगी। मुश्किल है, लेकिन मैं डराना भी नहीं चाहता हूँ। करें क्या? सुनने के बाद डरेंगी और स्ट्रेस होगा, बच्चे पे असर पड़ेगा। स्ट्रेस का भी असर है बच्चों पे, घर में पल रहे बच्चों पे। तो डरे नहीं, समाधान निकालें। शॉर्ट टर्म तो समाधान है। जो अभी गर्भवती हैं, हो सके उनके पति से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, परिवार वालों से कर रहा हूँ कि इनको थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। सच में प्रदूषण बहुत ख़राब स्तर पे होता है, और हर साल, मैं पिछले 12 साल से कह रहा हूँ, 5वां मौसम प्रदूषण का जो गाना था, 5वां मौसम प्यार का, तो मैं कहता हूँ प्यार का नहीं, प्रदूषण का, दिल्ली वालों के लिए। उसकी कहानी बड़ी लंबी है, कब चर्चा होगी तो कभी उस पर जिक्र करेंगे। तो अभी इमीडिएट तो ये करें। लॉन्ग टर्म में ये करें कि हर व्यक्तिगत
स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे और सरकार के नीति निर्धारक के स्तर पे आप सब इकट्ठा होइए कि सबके स्वास्थ्य की बात है। ये बच्चे की बात नहीं है, बड़ों की भी बात है। दिल्ली में नीति निर्धारक सब यही हैं, ब्यूरोक्रेट्स यही हैं, हमारी जुडिशरी यही है। सब मिलके हम एक तथ्य पे, कंक्लूजन पे यहाँ पहुँचे, कैसे इसको ठीक करें, सब स्वस्थ रहें। बात तो सही है। और अच्छा है कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे तो कुछ लोग साइकोलॉजिकल रूप से बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि ये वो टाइम चलता है जब बहुत ज़्यादा लोग प्रेग्नेंट होते हैं। इस तरह की संख्या जो प्रेगनेंसी की होती है वो ज़्यादा होती है, डिलीवरी की ज़्यादा होती है, और ये मौसम भी इतना खतरनाक इसी समय आता है। तो ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं। इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे, एक बनाएंगे, क्योंकि विदेश के लोगों ने भी कुछ रिपोर्ट दी है हिंदुस्तान के पॉल्यूशन को लेकर के, हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है जो हम नियमित अपने दिनचर्या में शामिल करें और कैंसर जैसी बीमारी को दूर रखें? क्या शारीरिक व्यायाम या कुछ और? कायदे की बात कहूँ क्या? बिल्कुल, अरे लोग जानना चाहते हैं। कायदे की बात कहिए तो इतना सेगमेंट वीडियो का काट के हाँ। दर्शकों से मैं कहूँगा आप रख लीजिए और घर में रोज चलाइए। क्या बात है। मैं ऐसी कोई चीज सच में नहीं कहने वाला हूं कि जो आपको लगेगा मैं जादू की बात कह रहा हूं, लेकिन पूरा पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण और विज्ञान के आधार पर बोलूंगा। इसमें एक भी बात गलत हो तो उनको मैं शास्त्रार्थ के लिए बुला सकता हूं कि मेरे साथ आए, मैं रिसर्च पेपर लेके बैठूंगा। क्या बात है। 4 चीजें करनी है। मैं हर समय कहता हूं 4 पिलर ऑफ हेल्थ, बस 4 चीजें। ये 4 चीजें आप कर लें, कैंसर नहीं बाकी बीमारियों से। मैं उन व्यक्तियों के लिए खास करके कह रहा हूं कि जो अभी स्वस्थ हैं, जो बीमारी के अर्ली स्टेज में आए हैं, चाहे कैंसर, हार्ट डिजीज, किसी भी, उनका रिवर्सल चालू हो जाएगा। अच्छा, वो 4 चीजें करने से? वो 4 चीजें। अब चलिए शुरू करते हैं। मैं इसके लिए फॉर्मूला हर समय देता हूं, MMMS। आज इसको थोड़ा अच्छे से वर्णित कर देता हूं ताकि आप करें। सिर्फ ये 4 बातें जिसको मैं हर समय कहता हूं 4 पिलर ऑफ हेल्थ। ओके। अब हेल्थ पे ही पहले बात समझ लें कि हेल्थ मतलब लोग फिर समझेंगे तो ये 4 चीज़ें कर लें कैंसर ठीक कर लेंगे, 4 चीज़ें कर लें ये कर लेंगे। हेल्थ मतलब हिंदी में स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे उसको स्वास्थ्य कहते हैं, उसको हेल्थ कहते हैं। स्वस्थिते इति स्वास्थ्य। मूलभूत तरीके से आज आप जैसे हैं ऐसे ही रहें, बीमार ना हो, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। इसको करने के लिए 4 पिलर। पहला पिलर M, दूसरा M, तीसरा M, चौथा S। एक एक करके करते हैं। पहला M, मील। मील का मतलब है कि जो भी यहाँ से आप डालते हैं, क्योंकि ईश्वर ने एक पोर्टल दिया है आपको अंदर कुछ भी उतारने का। डॉक्टर के पास बहुत सारे पोर्टल हैं, वो नस से चढ़ा देगा, पानी कहीं से चढ़ा देगा, उसके पास है। आपके पास एक ही तरीका है जहाँ से आप अंदर कुछ भेज सकते हैं। ठीक है। तो जो भी मुंह में डालने के लिए निवाला उठाएं, पीने के लिए उठाएं, एक ही बात आप सोचें कि क्या ये आपके स्वास्थ्य के लिए जा रहा है या बीमार बनाने के लिए जा रहा है। ठीक है। अब इसमें कैसे करना है? खाने की चीज रीजनल और सीजनल, पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था। जिस क्षेत्र के हैं, जिस सीजन में जो चीजें आती है वही खाएं। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसका जिक्र हमने पिछले सेशन में किया था, शैतान की रसोई वाला, ये नहीं खाएं। जो भी खाना खाएं एज इट इज, मतलब गेहूं है, आटा पिसवाएं तो चोकर उसका उसके साथ रहे ताकि एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर आपके साथ जाए। फल खाएं तो फल एज इट इज खाएं, मतलब कि फाइबर के साथ। जूस निकाल के, फ्रूट जूस आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आने लगे। पानी, आप कह सकते हैं कि लिक्विड तो जूस भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है और नॉर्मल पानी भी है। शुद्ध पानी पिए, ये आपके शरीर को इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स और H2O देगा। बाकी जो चीज़ें लेते हैं साथ में आपको केमिकल, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे जहरीले तत्व देता है। ओके। ये तो हो गया फिजिकल M, मतलब कि जो मुंह से आप उतार सकेंगे। दूसरा मेंटल मील। फिजिकल मील, मेंटल मील। दिमाग में आप क्या लेते हैं? मेंटल मील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जैसे सोचिए कि आपके लिए वाकई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे कोई आपसे बात करने आया तो चाणक्य ने कहा था कि 3 बातें सोचा करो कि क्या ये जो बात करने आया मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्या इस बात की महत्ता उतनी है जितनी ये बता रहा है, और तीसरी कि जिनके लिए कर रहा है तो हो सकता है कल मेरे लिए भी कहीं जाके करे। बिल्कुल सही बात।
तो आप हो सकता है 50% मेंटल मील आपका निगेटिव खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस्ड फूड है, मतलब किसी ने अपने दिमाग में कुछ खतरनाक मेंटल मील तैयार किया आपके लिए, लेके आपके पास आगे परोस रहा है, शैतान की रसोई ये भी है। बिल्कुल। इसको ध्यान देना है। क्या आप व्यू करते हैं, ओके। वो भी मेंटल मील है। सोशल मीडिया पे, इस पे सारी चीज़ें पे जो चलती हैं आपकी, क्या देखते हैं, मेंटल मील है। हो सकता है आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हो, उसका मोटिव कुछ और हो सकता है, कोई व्यापार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर थोड़ा समझे। कहने का मतलब आपको सजग, सचेत, जागरूक रहना है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि हर चीज को आप डरने, दीर्घ सूत्री विनश्यन्ति, ऐसा नहीं सोचने लगा कि लंबी चीज ही खराब है तो सेवई खाना छोड़ दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ सचेतन अवस्था में रहना है। मील। सेकंड, मूवमेंट। ओके। मूवमेंट का मतलब है किसी भी तरह से आपके मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये एक्टिव रहे। ओके। 3 कॉन्सेप्ट है, लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन एंड मसल स्पैन। इसका मतलब क्या है? लाइफ स्पैन मतलब एक इंसान 2 सांसों के बीच कितने साल जिया। अच्छा। तो अब भाई जीवन क्या है? क्या 2 सांसों के बीच की अवधि को जीवन कहते हैं? ये लाइफ स्पैन है। आप जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन मर गए, इसके बीच के एरिया को, सांस ही है। ये सांस है। पहली सांस आपने तब ली जब माँ के गर्भ से निकले, आखिरी तब ली। बस यही 2 सांस का खेल है। हिंदू फिलॉसफी में द्विज का एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आयुर्वेद में भी लिखा गया। स्पर्म पिता का, माँ का ओवम जिस दिन मिलता है, कहा जाता है पहला जीवन उस दिन हुआ। 9 महीने बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कहा जाता है द्विज, दूसरी बार जन्म लिया। और त्रिविज उनको कहते हैं जब हिंदू शास्त्र के हिसाब से मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, त्रिविज हो गए। अदरवाइज द्विज होके फिर से आपका री इनकारनेशन होगा। अब ये सच्चाई है नहीं है, साइंस को पता नहीं है। तो पहला जीवन माँ के गर्भ में, दूसरा जीवन ये, तो लाइफ स्पैन इसको कहे। इस लाइफ स्पैन में कितने साल आप बिना दवाइयों के जिए, लाइफ विदाउट पिल्स, आप बीमार नहीं हैं, वो है आपका हेल्थ स्पैन, स्वास्थ्य। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए लाइफ स्पैन इज इक्वल टू हेल्थ स्पैन, ये कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है मसल स्पैन का। मतलब आप अगर जमीन पे बैठ के पालथी मार के बैठ जाए, स्क्वैटिंग जिसको क्या बोलते हैं, उकड़ू होके बैठना, बैठ जाएं और बिना किसी सहारे को उठ जाएं। कुर्सी से उठ रहे हैं तो ऐसे आपको ना पकड़ना पड़े, सीधा उठ जाएं, मतलब आपकी मांसपेशियां काम कर रही हैं, आपके जॉइंट्स ठीक हैं। मांसपेशियां अगर एक्टिव रहेगी, मसल स्पैन आपका लंबा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव रहेगा, तो मांसपेशियों की एक्सरसाइज क्या है? जिम नहीं। एक इंसान जिस तरह से एज इट इज सारी मांसपेशियां काम करनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एरोबिक्स होनी चाहिए, मतलब थोड़ा दौड़ भी ले, थोड़ा एक्टिव एक्सरसाइज कर ले, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। योगासन में आपको सारा मिलता है। मूवमेंट करें। कॉर्पोरेट कल्चर जब से आया तब से 8 घंटे हम काम करते हैं। 16 घंटे काम किस लिए करते हो भाई? काम करने के लिए पैदा हुए हो, काम उतने ही करो, जीविका चले, जितनी जरूरत हो जीविका के लिए। अब इसके लिए क्या करना है? 8 घंटे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, 12 घंटे काम करो। हर घंटे उठो, 4-5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा पानी पियो, बॉडी की स्ट्रेच करो, मसल मूवमेंट करो। सेकेंड मूवमेंट, पहला मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट। लेकिन ये सेकेंड मूवमेंट में आप क्या करते हैं? चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये ना करें। आजकल ब्रेक पे तो यही मतलब है। थर्ड मूवमेंट, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या यंगस्टर्स हैं, पिताजी ने डांट लगा दी, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बॉस ने बोल दिया, गुस्सा आ गया, स्ट्रेस में आप गए, सिगरेट पीने लगे। क्या होता है? ये जो थ्रेट रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का, ये इंस्टिंक्ट है। हम जैसे इवॉल्व हुए बचपन, मतलब पूर्वज लाखों साल में इवॉल्व हुए, होमोसेपियंस जब हम बने, तो हमारे पूर्वज डरते थे कि शिकार करने जा रहे हैं जंगल में, शेर आ गया, तो डर के भागते थे।
जब भागना होता तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते थे, जिसमें नॉरएड्रेनालिन एक तत्व था, निकलता था। 10 मिनट तक तो ये काम करता था। 10 मिनट के बाद कॉर्टिसोल काम करने लगता था। कॉर्टिसोल वही हार्मोन जिसके लिए मैं कहा कि अगर ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज कराएगा, मोटापा कराएगा, ये कराएगा। जब बॉस ने डांटा आपको तो पहले तो आपका नॉरएड्रेनालिन रिस्पॉन्स आया, लेकिन सडनली लगा शेर तो है नहीं, हम तो उन्हीं पूर्वज के हैं, शेर तो है नहीं। आप टेंशन में आ गए कि नॉरएड्रेनालिन का इस्तेमाल कहाँ करें। कॉर्टिसोल भी निकला, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाया। टेम्परली उस फेज में आप इमेजिन कीजिए कि आप डायबिटिक हुए उस 10 मिनट के लिए। आपने जाकर ऊपर से दूध वाली चीनी वाली चाय भी पी ली, शुगर और बढ़ा दिया, सिगरेट पी लिया, ब्लड के सर्कुलेशन को और बढ़ाया, शुगर और बढ़ा लिया। अब उसमें क्या करना है, थर्ड मूवमेंट क्या करना है, बॉस ने डांटा, चाय सिगरेट पीने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस बढ़ा, कॉर्टिसोल बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा, स्ट्रेच करो, मतलब उसको रिलीज उस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लो, उसी में मांसपेशियों में कंज्यूम कर लो, ब्लड शुगर डाउन हो जाएगा। थर्ड मूवमेंट मतलब फर्स्ट मूवमेंट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा बेस्ट। सेकेंड मूवमेंट एवरी आवर खड़े हों, स्ट्रेच करें अपने आप को, हाइड्रेट करें, जो मैंने फर्स्ट में मील में भी बताया, पानी का जाना। एंड थर्ड मूवमेंट जब भी स्ट्रेस हो तब आप इसको करें। 3 मूवमेंट अपने लाइफ में उतार लें। अब चलिए थर्ड आ जाते हैं, माइंड स्टफ। थर्ड एम, माइंड स्टफ से मतलब है कि मेंटल फीड, जिसकी हमने चर्चा मील में की। सेकंड, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जीवन में आप डिसाइड करें कि आपकी जरूरत कितनी है, उसके हिसाब से आप अपने नियम को बना लें, संयम को वही करें, इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ें और प्रॉपर सारी चीज़ें करें। आपका माइंड स्टेप, आपका चित्त शांत होने लगे, इसको करें। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर से बचें। एंड फोर्थ इज स्लीप। एस, प्रॉपर स्लीप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी साउंड स्लीप। जब सोएं तो जैसे छोटा बच्चा सोता है वैसे, जिसको मुहावरे में कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, वैसे सो जाएं। सोने से 2 घंटे पहले इंटरनेट स्क्रीनिंग बंद। जब जगें तो ऐसे फ्रेश जगह जैसे कली खिल के अभी अभी ताजे फूल की तरह निकली हो। वो तभी होगा जब आदमी सो पाएगा ध्यान से। बिल्कुल। एक सवाल नहीं आगे का? बिल्कुल। महेश खंडेलवाल जी हैं, इनका सवाल है कि अगर कैंसर हो जाए तो उसके बाद की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या सावधानी होना चाहिए? वैसे सबसे पहले खंडेलवाल साहब और बाकी भी दर्शकों से मैं कहूँगा कि पहली चीज़, कैंसर हो जाए तो पैनिक ना करें। ओके। दूसरी चीज़, आत्मविश्लेषण उसी दिन शुरू कर दें। आत्मविश्लेषण से मतलब इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आप आंख बंद करके एक बार सोचें कि ऐसा पिछले 5 साल में, 10 साल में क्या क्या आपने जीवन में किया जो पहले नहीं करते थे। आपको जवाब वहीं से मिलना चालू होगा। ओके। कि जीवन शैली में बदलाव क्या क्या आपने किया था। तनाव से लेके सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें क्लियर होगी और कुछ चीज़ें छुपी होगी। हो सकता है आप तब तक ना कर पाएं जब तक आप ध्यानस्थ ना हो और आप एकाकीपन में जाएं या कैवल्य की स्थिति में जाएं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करें जब ट्रीटमेंट चल रहा हो, और ट्रीटमेंट से रिकवर होकर भी कंटिन्यू करें, ताकि आपकी जीवन शैली में बदलाव आने लगे, फर्दर कैंसर की कोशिकाएं ना बने और कैंसर रिलैप्स ना करे। ये जब आपको मिलेगा। एडिशनल डॉक्टर जब सलाह लेंगे तो डॉक्टर भी आपको गाइड करेगा। खाने में बदलाव, पानी में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, जो भी चीज़ें हैं उसको एनालाइज किया जाए। ओके। अच्छा ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल लेते हैं कि इन्होंने बोला कि किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए कैंसर के बाद। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, जैसे डिप्रेशन में है या एंजाइटी है, तो क्या वो भी कैंसर के इलाज में कुछ प्रभाव डालता है क्या? बिल्कुल डालता है। मानसिक स्थिति इनडायरेक्टली कैंसर कराने में और कैंसर के ना ठीक होने में बहुत अच्छा योगदान है इसका। दोनों के लिए यही जिम्मेदार है? दोनों के लिए जिम्मेदार है। कैसे? पहले मैं टेक्निकल साइंस समझाता हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS एक जनरेट होता है। टेक्निकल है, समझने की जरूरत नहीं, लेकिन मान लीजिए शरीर के अंदर एक तत्व जनरेट होता है जो जाके कोशिकाओं को DNA को डैमेज करता है। और उसको हमारा डिफेंस सिस्टम पकड़ता है, मार देता है कि ये कैंसर है। लेकिन बार बार डैमेज होने के बाद डिफेंस सिस्टम उसको छोड़ने लगता है
कैंसर होके पनप गया। अगर आप बहुत डिप्रेशन में, बहुत एंग्जाइटी में रहेंगे तो इस तरह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन आपका जनरेट होता रहेगा और कैंसर या तो क्योर होने में देर लगाएगा, हीलिंग पावर कम होगी, बहुत सारे रिसर्च पेपर इस पर पब्लिश हुए, या रिलैप्स होगा। तो इनसे मैं क्या कहता हूँ कि जैसे महाभारत में, गीता में वर्णन है, कृष्ण ने क्या समझाया अर्जुन को, कहा सारथी मैं हूं, मुझे ले जाने दो जहां ले जा रहा हूं, तुम वही करो जो मैं कहता हूं। तो अर्जुन ने पूछा कि क्या मैं अकर्मण्य हो जाऊं? तो अकर्मण्य होना संभव नहीं है। अकर्मण्य जो सोचते हैं कि अगर ऐसा कर दें, तो उनसे मैं कहता हूं 2 मिनट अपनी सांस रोक लो, वो तो तुम्हारी है। बिल्कुल सही बात है। अकर्मण्य आप नहीं हो पाएंगे। तो क्या करें कि कैंसर के इलाज में आप अर्जुन बने और अपने डॉक्टर को कृष्ण बना दे, सारथी बना दे, तुम ले चलो, मैं पॉजिटिव सोच के जहां कहोगे तीर कमान में मारता रहूंगा, और दोनों मिलके इस जंग को जीत के आए। मतलब ये तो सही है वैसे भी कि अगर आप समर्पण करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। समर्पण लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कुछ बाजारू लोग हैं अभी। हाँ, अब इसमें देखिए यही है, कृष्ण मिले तभी तो अर्जुन मिलेगा। बात भी सही है, बात भी सही है। इसमें मैं अपने बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरे स्टेटमेंट को ये समझ लें कि मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। हाँ, ट्रस्ट करो, डॉक्टर पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। देखिए आप अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, इसका एक उदाहरण मैं ये दूंगा कि पिछले में भी आपने नहीं कहा, लेकिन इस पिछले पॉडकास्ट के बाद 150-200 लोग आपके क्लिनिक तक आए, लोगों ने संपर्क किया, बहुत से लोगों के अपॉइंटमेंट बुक है, क्योंकि आप लगातार बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। तो आप जब अपने बारे में नहीं कहते हैं तब लोग आपके पास इतने आते हैं। और कमेंट में लोगों ने बताया है कि बहुत से, एक मैंने कमेंट पढ़ा था, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कैंसर आपके यहाँ से ठीक हुआ, वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो आपको दुआएँ दे रहे हैं। चलिए एक बात और बताइए, इसी सवाल से लगा हुआ मुझको याद आया, मैं पूछ रहा हूँ कि जो आदमी की भावनात्मक स्थिति होती है, जो जैसा इमोशन होता है, मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भावनात्मक स्थिति होती है वो कैंसर के विकास को प्रभावित करती है क्या? हाँ, इसका थोड़ा सा आंसर जटिल है, साधारण नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसमें भी एक बाजारवाद पैरेलल चालू हो गया है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और माइंडफुलनेस और बहुत सारी चीज़ें। देखिए मैं हर समय कहता हूँ ये मेडिकल साइंस नहीं है, ह्यूमन साइंस है। ठीक है, मानवता का विज्ञान है। ठीक है। इसमें एक विधा कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इंसान को इंसान ने नहीं बनाया है। और कोई इंसान ये दावा कर दे मैं अकेले सब कुछ कर दूंगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने कहा जटिल। होता क्या है कि मेरे स्टेटमेंट के बाद ऐसा ना हो कि कुछ लोग क्लेम करने लगे देखो डॉक्टर साहब ने कहा है तो मैं आपके थॉट प्रोसेस को बदल के कैंसर ठीक कर दूंगा। ये नहीं होता है। होता क्या है, जैसे आप सोचेंगे, देखिए अब कैसे कनेक्टेड है, ये भी मैं कह रहा हूँ, कनेक्टेड भी है। कैसे कनेक्टेड है, जैसा आपका माइंड फ्रेम होगा आपका खाना वैसा होगा। जैसे आप अगर मान लीजिए तनाव में चले जाएं, ठीक है, या हर समय नेगेटिव सोचते रहें, ठीक है, या जेलस की फीलिंग हो, तो आपको मीठा खाने का ज़्यादा मन करेगा, बार बार खाने का ज़्यादा मन करेगा। या खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे, फाइबर नहीं है, तो आपका गट का बैक्टीरिया, जिसको सेकंड माइंड कहते हैं, गट फ्लोरा, गट माइक्रोबायोटा, ये ऐसा बदलेगा कि आपके ब्रेन वेव को चेंज करता है, ब्रेन के केमिकल को चेंज करता है। फिर आप, अगर आप उसके नेगेटिव थॉट प्रोसेस में पूरे टाइम रहते हैं तो सेल की कोशिकाएं वैसे ही जनरेट होती है। अब तो साइंस का हमारा रिसर्च, बहुत अच्छा रिसर्च आया है, सेल टू सेल सिग्नलिंग। अच्छा, मतलब एक सेल दूसरे सेल से बात करता है, वायरलेस। ओके, वायरलेस। आज हम ब्लूटूथ वाईफाई की बात करें, सेल अपने में बात करता है सिग्नल भेज के। यही हमारे माइंड के सिस्टम को सिग्नल लेता है और उसको एम्पलीफाई करता है हमारा न्यूरोकेमिकल्स। मतलब जो न्यूरो का सिग्नल आया और केमिकल्स में जितने हार्मोनल चेंजेस हुए, ये उसको एम्पलीफाई करता है कि तुम और बूस्ट कर लो और बूस्ट कर लो। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म में इंसान ह्यूमन ने डेवलप किया था, लेकिन उसका इतना बुरा प्रभाव ऐसे होने लगा कि परसिस्टेंट आप उसी थॉट प्रोसेस में, आप कहिएगा क्या कोई व्यक्ति स्ट्रेस में, अगर आप इंसान हैं, जीवित हैं, तो तनाव होगा। ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन पूरे टाइम आप तनाव में रहें
तो बीमार है। तो बीमार है। बस अंतर इतना ही है। माइंडसेट का बड़ा गेम होता है पूरे लाइफ में, आपके काम में, आपकी ज़िंदगी जीने में, आपके तनाव में, आपके खुश रहने में। और मुश्किल ये होती है जो आप अभी कह रहे थे ना कि जब कोई मिलता है और जो मेंटल हेल्थ हमारा देता है वो हमको मेडिकल, आप क्या वो कुछ एक टर्म यूज़ किए थे ना कि जो मानसिक खुराक हमें देता है, मेंटल मील। मेंटल मील। अब वो कैसा मेंटल मील दे रहा है उसी के हिसाब से मेरी लाइफ स्टाइल होती है, उसी हिसाब से मेरे अंदर विकार पैदा होते हैं, हम बीमार होते हैं। तो ये बात तो सही है। एक सवाल लेता हूँ, मुझे लगता है कि इसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है। सवाल बिंदु देसाई जी का है। वो कहती हैं कि इतना सब कुछ बताया आपने और सब कुछ खोल के रख दिया, बहुत तारीफ़ किया उन्होंने कहा कि थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में भी बताना चाहिए आपको। बिंदु देसाई जी, धन्यवाद आपका, बिल्कुल हम नोट करते हैं। न्यूट्रिशन में आपको इतना बताया, फिर आगे मैं बता। 2 साइंस को समझने की ज़रूरत है। हाँ। फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस। आमतौर पे भारत में कृषि या एग्रीकल्चर बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन फूड साइंस ये हुआ कि खेत में जो चीज़ें पैदा हुई मिट्टी में, वहाँ से उसके साथ क्या क्या किया गया जब तक वो हमारे होंठ तक पहुँची, इसको तो हम कहते हैं फूड साइंस। न्यूट्रिशन साइंस ये कहते हैं कि जब हमने होंठ से लगा के अंदर उतारा और कोशिकाओं के अंदर जाके उसमें क्या क्या बदलाव हुआ और कोशिकाओं में उसने क्या बदलाव किया, इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल साइंस। अंतर होने की जरूरत है। ओके। हाँ, मुझे भी आज पता चला इस बात। बिल्कुल। आप जब खाना खाते हैं, बिंदु देसाई जी के लिए मैं कहता हूं कि अच्छी जागरूक हैं, तो आप देखते हैं कि उसके कंटेंट क्या है, व्हाट इज इन द फूड। आपको कभी पैकेट पे ये लिखा नहीं मिलता है व्हाट हैज बीन डन टू द फूड। मतलब उसमें पेस्टिसाइड क्या डाला गया, लिखा है क्या, इंसेक्टिसाइड क्या डाला गया, उसके किस तरह प्रोसेसिंग हुई, क्या केमिकल उसमें डाले गए प्रिजर्वेटिव के तौर पे, कभी नहीं लिखा गया। ये आपके फूड साइंस का पार्ट होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। और हर इंसान को, क्योंकि कोई भी इंसान बिना खाने के तो जीवित रहेगा नहीं, अवेयर होना चाहिए। जैसे एक आपके मानवाधिकार के लिए अधिकार की बात होती है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको अपने अधिकार की जानकारी हो। सेम आप अगर एक इंसान हैं, जीवित हैं, तो आपको ये जानकारी हो जो खाना खा रहे हैं ये आपके अंदर जाके न्यूट्रिशनल साइंस के हिसाब से क्या करने वाला है, इसकी जानकारी आपको पूरी तरह होनी चाहिए, कोशिकाओं तक पहुंच के। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जहर ले रहे हैं। तो इस पे चर्चा एक विस्तार से होनी चाहिए न्यूट्रिशन पे। और भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं जिस पे चर्चा होनी है, तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये अगर आधा अधूरा छोड़ देंगे बिल्कुल, तो ये जानकारी लोगों को आधा अधूरा मिलेगी। हो सकता है कि इस वीडियो के पास और फिर कुछ कमेंट आए तो हम उसको लेंगे, और कोशिश करूँगा इस बार शुरू से मैं एक लिस्ट बनाऊँ, अपने सवालों को रखने के बजाय मैं उन्हीं लोगों का सवाल लूँ। जैसे इसमें कुछ सवालों को शामिल किया तो उसमें और भी ज़्यादा सवाल शामिल किया जा सके। एक सवाल ये भी आता है कि जो कुछ अलग तरह के कैंसर है, जैसे लीवर का है, फेफड़े का है, तो ये कैंसर कुछ और भी बीमारियों से जुड़े होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। लीवर का कैंसर, खास करके हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस बी, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन या ऑस्ट्रेलियन हेपेटाइटिस बोलते हैं, हो गया। फैटी लीवर किसी को है, सिरोसिस हो गया, अल्कोहल लेते थे सिरोसिस हो गया। इस तरह की चीज़ें अगर रही और इसको रोका नहीं गया जी, तो इसमें लिवर का कैंसर हो जाता है बाद में। अच्छा। हाँ, अब लोग समझ ही नहीं रहे हैं, जागरूकता कहाँ चाहिए। फैटी लीवर को इग्नोर किया हुआ है, कुछ नहीं, चर्बी खाना कम कर दो। फैटी लीवर चर्बी खाने से कैसे हो रहा है भाई? डॉक्टर भी गलत बता रहे हैं। फैटी लीवर हो रहा है बार बार, जिसकी मैं बात करता है इंसुलिन स्पाइक से। आप बार बार ग्लूकोज, मतलब मीठी चीज़ खाते हैं, इंसुलिन बढ़ता है, उसको ग्लूकोज को कन्वर्ट करके फैट लिवर में जमा कर देता है। और हमारे पास 3 डिपो है, 3 गोडाउन है। सबक्यूटेनियस फैट जो ऊपर से मोटा आप दिखते हैं, विसरल फैट जो पेट पे मोटापा है, एंड लिवर फैट। 3 गोडाउन है। तो सबसे छोटा गोडाउन लिवर है, उस पर थोड़ा सा 250 ग्राम फैट आ गया, फैटी लिवर हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ा, डायबिटीज हो गया, और आपने छोड़ दिया, लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है। फेफड़े में कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुछ ऐसे फ्यूम्स हैं जो इंडस्ट्रीज निकलते हैं, उससे फेफड़ों में कुछ इंजरी होती है। अच्छा। और वो समय पे नहीं रोका जाए तो बाद में फेफड़े का कैंसर में बदल जाता है। ये सब है इस तरह मतलब ये सवाल सही है कि बिल्कुल है। एक सवाल और भी है, ये मेरा ही सवाल है कि क्या कैंसर का इलाज करने के बाद जीवन के आखिरी क्षणों में
दूसरे तरह के कैंसर भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कैंसर का इलाज हुआ, एक तो ये बात पहले इसमें ये मान के चलें कि जिस कैंसर का इलाज हुआ वो कैंसर ठीक हो गया, इसको मान के चलें। अच्छा। अब है कि सेकंड कैंसर आ सकता है उसी अंग में, उससे आसपास के दूसरे अंग में, इस पहले कैंसर से अनरिलेटेड, उसका कोई लेना देना नहीं है, या किसी ट्रीटमेंट से संबंध रखते हुए। अब दोनों को मैं समझाता हूँ। किसी व्यक्ति को मुंह का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर का ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया। अब इसने स्मोकिंग कर रखी थी। मैंने बताया कि स्मोकिंग में 30 साल तक रिस्क है। अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब मुंह से लेके खाने की नली और फेफड़े तक, इसको कहते हैं अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें फील्ड कैंसराइजेशन, जैसे धान के बीज आप छिड़क देते हैं तो कुछ धान के पौधे पहले निकलते हैं, कुछ बाद में निकलते हैं। तो मुंह का कैंसर पहले निकला, हो सकता है फेफड़े में या फूड पाइप में, आहार नली में बाद में कैंसर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग चेक करते रहते हैं। आम तौर पे देखा गया कि 5 साल तक अगर नहीं आया है तो दोबारा नहीं है, मतलब नया कैंसर नहीं आता है। दूसरा ट्रीटमेंट रिलेटेड, मान लीजिए कुछ कीमोथेरेपी है, कुछ रेडियोथेरेपी कहीं ऐसी जगह दी गई जिस जगह में बदलाव दूसरी कोशिकाओं में हुआ और वो कैंसर का रूप ले लिया। अच्छा, हाँ, मतलब कैंसर के इलाज से भी कैंसर होता है। कैंसर के इलाज से भी कैंसर होता है। अच्छा। हाँ, बेसिकली है तो सेल का ही गेम ना, ये सेल का गेम है। सेल का गेम है। वो सेल जैसे ही खराब होती हैं या दूसरी तरह से मजबूत होकर निकलती हैं तो वो आपको बीमार करती हैं। बिल्कुल। एक इससे रिलेटेड आखिरी सवाल पूछूंगा, उसका 2-3 सवाल और मेरे होंगे, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात अभी भी अधूरी रहेगी। एपिसोड और लेकर के इसके बाद आने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल बहुत हैं और अभी कुछ दूसरे तरह के भी सवाल हैं। लेकिन मैं एक केस स्टडी के बारे में बात करूंगा। चलिए, मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि कैंसर कहीं भी होता है। अगर किसी के टट्टी के रास्ते में कैंसर हो गया, स्टूल में कैंसर हो गया, और आपने उसका ऑपरेशन किया, या वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपने एक दूसरा रास्ता बना दिया, तो वो व्यक्ति नॉर्मल तो हो गया, और लेकिन वो जो जहाँ कैंसर है वहाँ पे स्थिति नॉर्मल नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो नया रास्ता बनाया गया, जीवन भर उसी रास्ते से अब उसको अपनी एक्टिविटीज़ करनी होगी। ऐसा होता है? बिल्कुल। इसको टेक्निकली सीए एनोरेक्टम या सीए रेक्टम कहते हैं। मतलब टट्टी के मुकान पे प्रकृति प्रदत्त जो टट्टी जाने का रास्ता था, उस जगह पे कैंसर हो गया। उसमें मोटर मैकेनिज्म है। हम सभी जानते हैं कि टट्टी का महसूस हुआ लेकिन जगह उपयुक्त नहीं है तो आप रोक लेते हैं। ये मोटर मैकेनिज्म का काम है, कि मोटर सिस्टम है जो लॉक लगा के रखता है, और जब उपयुक्त जगह मिलती है तो आप ये टट्टी के ले जाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह कैंसर हो गया, उसी मोटर सिस्टम को पकड़ लिया, तो आप अगर वहाँ ऑपरेशन करके उसको नहीं निकालेंगे तो कैंसर ठीक नहीं होगा, और अगर उसको निकाल देंगे तो फिर वहाँ टट्टी नहीं रुकेगी। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उसको बाईपास करके पेट पे रास्ता बना दे, जिसको कहते हैं कोलोस्टमी, और उसमें एक आर्टिफिशियल थैली लगा दें। टट्टी जब आए वहाँ भी अपने आप निकलेगी, लेकिन उस थैली में जमा हो जाए और उसको खाली कर दें। तो आप सोच सकते हैं तो फिर नीचे ही छोड़ दें, नीचे थैली लगा दें। नीचे थैली लगाएंगे तो थैली चिपकेगी नहीं, टट्टी निकलते रहती है टेक्निकली। इसलिए वर्ल्ड वाइड अभी भी मॉडर्न मेडिसिन में हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इसके लिए एक अमेरिका में क्लब भी बना हो, कोलोस्टमी क्लब। ऐसे मरीज जिनकी कोलोस्टमी परमानेंट हो चुकी है, उन लोगों ने क्लब बनाया हो और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। कई अच्छे सिंगर उसमें हैं, एडवोकेट हैं, अच्छे कई लोग हैं जिनका क्लब है। आप ऊपर से बता नहीं सकते हैं कि उनका ऑपरेशन। मैंने ये जो सवाल पूछा ये उससे रिलेटेड है, मुझे तो बस इस तरह से ख्याल आया। बिल्कुल उससे रिलेटेड है। और इनका कोलोस्टमी क्लब इंडिया में भी अब तो लोग अवेयर हो रहे हैं। आपको कहीं से कोई ना दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, न लोगों को पता चलता है कि इनका टट्टी का रास्ता पेट पे है और कोई थैली लगी हुई है। सिमिलरली वॉइस बॉक्स का कैंसर, जहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं, स्वर पेटी का कैंसर हो जाए, उसमें कभी कभी ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो दो समस्या, एक आवाज़ चली जाती है, दूसरा सांस लेने का रास्ता और स्वर पेटी का रास्ता एक ही होता है। तो सांस की नली इस जगह बना दी जाती है, जिसको कहते हैं ट्रेकोस्टमी। तो ऐसे इंसान को लाइफ लॉन्ग ट्रेकोस्टमी पे रहना पड़ता है। मतलब कोलोस्टमी मतलब कोलन का ऑस्टोमी, मुंह, ट्रेकोस्टमी मतलब ट्रैकिया, सांस नली का मुंह। और इससे इंसान को लगता है कि लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? 2 बदलाव। स्विमिंग नहीं करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि पानी चला जाएगा अंदर। दूसरा, बिब जैसे देखते हैं कुछ एडवोकेट लोग एक टाई जैसा पहनते, उसी टाइप की चीज़, बोझ समझ लीजिए, उसी टाइप का एक बिब बनता है, BIB, यहाँ लगा देते हैं, जिससे पता नहीं चलता है, इससे डस्ट ना जाए। 2 प्रिकॉशन चेंज।
आर्टिफिशियल वॉइस के लिए बहुत सारे डिवाइसेज आ गए हैं, इलेक्ट्रोलैरिंग्स और एक सिस्टम होता है प्रोवॉक्स प्रोसेसिस करके, ये सब लगाते हैं, आवाज़ आ जाती है। अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर हो ना, उसके लिए पहले अवेयर हो जाएं, ज़िंदगी में बदलाव लाएं, सरल हो जाएं, साधारण ज़िंदगी जिएं तो बच सकते हैं। क्योंकि एक बार हो गया और ऑपरेशन हो गई तो फिर जीवन पहले जैसा तो नहीं रहता। मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि जहाँ काम होना चाहिए काम वहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए। और भी साधारण कर दूं तो जीवन जीने के लिए 3 सूत्र मान लें: सहजता, सरलता, तरलता। ओके। जीवन में अगर उतार लें, सहज सोचें, सहज खाएं, सहज सोएं, सहज जगें। ठीक है। सरलता, बी सिंपल। और ये तरलता क्या है? ये मैं भी अटका हुआ। तरलता मीन्स फ्लूइडिटी। ओके। रिजिड ना हो। रिजिड से Okay, मतलब है कि आपने ठान लिया ये करना है, अरे समय बदल गया। आप याद रखिए, जीवन में 3 जगह आप डिच किए जाएंगे, धोखे मिलेंगे आपको। फर्स्ट, नेचर विल डिच यू। आपने प्लान किया, आज मुझे पॉडकास्ट के लिए जाना है, इतने बजे पहुंचना है, सारा इंतजाम कर लिया, आज तेज बारिश हो गई, नेचर डिच यू। दूसरा, योर नियर एंड डियर विल डिच यू। हाँ, ये तो होता है सबके साथ। रॉबर्ट सेपॉल्स्की एक अच्छा डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, उसने किताब लिखी फ्री विल। डू वी हैव फ्री विल? क्या हमारी स्वेच्छा है? आंसर इज नो। हम सिर्फ अपने डिसाइड करके सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मल्टीपल फैक्टर काम कर रही होती है। इसको मैं ऐसे समझाऊं, पूरे विश्व की आबादी 8.5 बिलियन की है। इसको ऐसे माने 8.5 एक तालाब है, पानी है, 8.5 बिलियन पाइपलाइन है, मतलब इतनी एनर्जी अंदर आ रही है, और 8.5 बिलियन माचिस की तिल्लियाँ उसमें घूम रही है। वो माचिस की तिल्ली किधर जाएगी ये वो डिसाइड नहीं कर पाएगी। दूसरी बात है, ये सारी माचिस की तिल्लियाँ एक दूसरे से टकराएंगी, और ये जो 8.5 बिलियन माचिस की तिल्लियाँ, मतलब सबकी एनर्जी गिरेगी, ये किधर किसको घुमाएगी? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, गो विद द फ्लो। उसमें रेजिस्टेंस ना करें, इसी को कहते हैं तरलता। इसको रॉबर्ट सेपल्स्की ने कहा है, वी डोंट हैव फ्री विल, तो एक्सेप्ट द सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है। आप अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आप कुंठा लेके जाएंगे, वो कुंठा आपको बीमार करेगी, और कहाँ तक बीमार करेगी ये आपको भी नहीं पता। एजिंग जब हो 40 के बाद, तो रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए। सरल होना ही तो कठिन है, यही कठिन हाँ, है। सरल होना ही कठिन है। सरल होना ही कठिन। राज कपूर को हिंदी सिनेमा में इतना अप्रिसिएशन क्यों मिलता था? कि इतना कमाल का एक्टर था कि बड़ी साधारण चीज़ों को बड़ी सरलता से उतारता था। गांव का जोकर का एक्टिंग कर देना जो कठिन हो सकता था। एक बहुत बड़े फाइटर का एक्टिंग करना आसान है, लेकिन एक इंसान जो 5 स्टार जीवन में रह रहा है, एक गांव वाले की एक्टिंग कर दे रहा है, मेरा जूता है जापानी कर दे रहा है, सरल। बात तो सही है। तो सरल होना कठिन हो गया और कठिन होना सरल हो गया। और जो लोग कठिन हुए वही तो ये बीमारियां लेके आते हैं। सरल आदमी को तो हो ही नहीं सकता। नहीं, सब इन बीमारियों को मैं कहता हूँ 5 स्टार सिंड्रोम। 5 स्टार सिंड्रोम। 5 स्टार सिंड्रोम। आप 5 स्टार होटल ना समझें। 5 स्टार सिंड्रोम से मतलब है कि आप बेवजह कुंठा, बेवजह का अहंकार, घमंड क्या है आपका? सही बात है। यहीं लिए हो, यहीं छोड़ोगे अहंकार। बेवजह का जजमेंट, रिटेंशन, थ्रेट, एंग्जाइटी आपने पाला हुआ है। इसको लेके बैकपैक की तरह चल रहे हो, कंधे पे उठाए हुए। किस लिए? जब माउंटेनियर, पर्वतारोही ऊपर चढ़ता है ना, तो अपना सामान उतारता जाता है। तो जीवन में जब आगे बढ़ो तो इन कुंठाओं को उतारो, तरल हो जाओ, तब ऊंचाई ज़्यादा चढ़ेगी। बिल्कुल सही बात। जितना वजन लेके चलोगे उतना, ये वजन यहाँ आपके दिल पे, आपके ब्लड प्रेशर पे और आपकी कोशिकाओं पे कैंसर बनाने का काम करती है। मेरे आखिरी 2 सवाल। एक सवाल ये कि आजकल तमाम डॉक्टर साहब लोग आपसे कैंसर के अलावा दूसरे इलाज कराने के लिए भी आते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दूसरी बीमारी का इलाज प्रोफेशनली कर रहा हूँ। हुआ क्या कि मैं मानता हूँ कि ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। जैसे मैं कैंसर के लिए बोलता हूँ, इसके लिए भी बोलता हूँ। तो ऐसी कुछ घटनाएं ऐसे हुई कि लोगों ने पूछा कि आप फिट कैसे रहते हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप ये क्यों नहीं करते हैं।
और एक ये समस्या होती है लोगों को, आप बीमार क्यों नहीं रहते हैं। तो इस पे मेरी पत्नी और मेरी माँ काफ़ी नाराज हो जाते हैं कि ये नज़र लगाते हैं, नज़र लग जाएगी। मैंने कहा, नज़र नहीं है, अपनी जीवन शैली को ठीक रखने की ज़रूरत है। मैं समझाता था। तो अभी 9 डॉक्टर अभी भी इनरोल हैं, जिनसे प्रोफेशनली मैं कोई ये नहीं ले रहा हूँ, फीस नहीं लेता हूँ, वॉलंटरली उनकी जीवन शैली में मैंने बदलाव कराया। हाँ। डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो गई। अच्छा। हाँ, एक डॉक्टर हैं, नाम लेना उचित नहीं है, दंत चिकित्सक हैं, और उनको बीपी की हेडेक हुआ, बीपी की समस्या, 180 ऊपर का, 110 नीचे का, इतना ब्लड प्रेशर आया। उनको कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा, दवा दे दी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनको पता था कि इस तरह की चीज़ें बताते रहते हैं, क्या करूं? तो मैंने कहा 15 दिन समय मुझे दो, फ़ोन पे ही डेली सुबह बीपी रिकॉर्डिंग भेज दो और ये बदलाव चालू करो। 15 दिन के बाद अभी तो उनका बीपी 110/70 चलता है। अरे, विदाउट मेडिसिन, मतलब उन्होंने मेडिसिन नहीं ली। अब उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने पूछा कि आपने क्या किया, तो बोला कि आप दोबारा पढ़ाई कीजिए। तो उन्होंने कहा, देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं खुद भी बीपी की दवा लेता हूँ। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है मैं कोई जादूगर हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने भी मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, अपने दर्शन, आध्यात्म, इसी को समझ के मैंने कहा कि आखिर गड़बड़ी हो कहाँ रही है, उस गड़बड़ी को कैसे रोक सकते हैं या वापस कैसे कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात कह रहा हूँ, यही है सहजता। कुछ दिन बाद ना लोग आपको डॉक्टर अंशुमान से ना बाबा अंशुमान कहना शुरू कर देंगे। नहीं, देखिए, बाबा और नेता दो एक समय बड़ी अच्छी चीज हुआ करती थी। बाबा मतलब जो सच में समाज का भला चाहे, और नेता वो जो समाज को लेकर चले। नेता वो कहे। आज ये दोनों गाली की तरह लोग क्यों लेने लगे? आए दिन बाबा पनप रहे हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे, फ्रैंकफर्ट प्लेन से नीचे काम करो, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। भारत की परंपरा थी शास्त्रार्थ की। हाँ, बिल्कुल सही है। शास्त्रार्थ की परंपरा थी। तुम बाबा हो तो इनवाइट करो, आओ मेरे ऊपर डिस्कशन करो मेरे से। इधर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू। बिल्कुल सही बात है, यही दो होगा। नेता झूठ बोल के, गुमराह करके, या तो वोट बैंक या जिस टाइप के नेता हो, ये नेता क्या होता था? नेता होता था मैं पर्यावरण को ठीक करूंगा, उसका कोई मतलब नहीं, लालच नहीं है आपसे। कह रहा है आप मेरे साथ जुड़िए, अपने अपने घर के आगे आप घास लगाइए, पौधे लगाइए, और मैं ये मुहिम लेके चलना चाहता हूँ। ये नेता थे। तो ये गालियां बन गई, इसलिए बेहतर है बाबा अंशुमान ना कहें तो ही बेहतर है। एक आखिरी सवाल, लोगों ने पूछा भी था, कई बार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि ये पोशाक जो आपका, ये किस तरह का है, क्या है, मतलब कुछ अलग है या आप अलग पहचान के लिए पहनते हैं, क्यों ऐसा, इस तरह से क्यों रहते हैं आप? मैं तो आप कहूँगा कि आपको या जिनको भी समस्या हो रही कुछ पैसे दे दें तो मैं सिलवा लूँ कपड़े। सच्चाई ये है कि सर्जन होने के नाते, वो भी मैं एडिनबरा से MRCS था, तो हम लोग के कल्चर में सूट पहनने का है। तो मैं सूट, टाई, कफलिंग्स, कभी बंडी, इसमें रहता था। शौकीन था, और मैं हर समय कहता हूँ भौतिकवादता जिए बिना आध्यात्म की बात ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल सही बात वो है। कमल क्या कहेगा कि मैं कमल हूँ जिसने कीचड़ नहीं देखा हो। वो क्या बाबा बनेगा, अपने को योगी कहा जिसने संसार नहीं देखा हो। सही बात जंगल में रह के कह रहे हो तुम योगी हो, आओ संसार में जी के दिखाओ। तो पहले भौतिकवादता को जी लीजिए, फिर अध्यात्म की बात कीजिए। तो समस्या ऐसी होने लगी कि 250 से ऊपर मेरे पास सूट हो गए, टाई, कफलिंग्स, पिन, और हर दिन मुझे सुबह 1.5 घंटे का समय लगता था सिलेक्ट करने में कि आज क्या कॉम्बिनेशन में पहनूंगा, स्टीम प्रेस करूंगा, और पहन के इतना 1.5 घंटे का समय खराब करके मैं पहुंचूं हॉस्पिटल, वहाँ कपड़े उतारने पड़े क्योंकि मुझे ओटी जाना है। मैंने कहा ये 1.5 घंटे मेरे जीवन के रोज बर्बाद हो रहे हैं। तो मैंने ओटी के कपड़े इसी कलर के थे, वी नेक वाले, उन्हीं कपड़े का थान लिया और मैंने इसको बनवा लिया। अब लाइफ ईजी हो गई, 1.5 घंटे रोज बच रहे हैं मेरे। तो ओटी में तो ये कपड़ा पहन के नहीं, ओटी में ये नहीं है, ओटी में सेपरेट कपड़ा, वो स्टाइल कपड़ा होता है। ये कपड़ा बाहर में पहनता हूँ, यही पहनता हूँ। तो कई लोगों का ये भी सवाल होता है, पार्टी, फंक्शन, शादी। मैंने कहा कपड़े मेरे पास यही हैं, मैं क्या करूँ। अभी रिसेंटली हमारे एक मित्र के बेटे की शादी थी, तो उन्होंने कहा कि ये पहन के बता ना। तो मैंने कहा शादी मुझसे करनी है, बेटे की करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कपड़े दिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे ही दिलवा दो भाई, मेरे पास कपड़े यही हैं,
तो आपको समस्या मेरे कपड़े से है। स्पेशली एक आपको चर्चा सुनाते हैं। गालिब को एक बार उस समय के बहादुर शाह अपने राजा भी थे और अच्छे शायर थे, ज़फ़र साहब, बहादुर शाह ज़फ़र, तो उन्होंने अपने यहाँ इनवाइट किया कि भाई गालिब साहब आप आइए। तो गालिब के मित्र ने कहा कि यार तुम ऐसे रहते हो फर्नीचर की तरह, तुम थोड़ा सा ढंग के कपड़े, शेरवानी है मेरे पास, तुम पहन के जाओ। तो गालिब ने कहा मुझे बुलाया गया, कपड़े को नहीं बुलाया गया। बात तो सही है। गालिब चले गए, दरबान ने रोक दिया। गालिब ने कहा मैं भाई मिर्ज़ा असदुद्दीन खान गालिब, तो बोला यहाँ जो आते हैं सब वही कह रहे हैं गालिब हूँ, जाओ यहाँ से। वापस कर दिया। वापस आए, बुरा लगा गालिब को, अपने दोस्त को भाई शेरवानी दो। तो बोलो मैंने तो कहा ही था। शेरवानी पहन के गए। अब जब भोज चालू हुआ, पार्टी चालू हुई, तो गालिब रसगुल्ला शेरवानी को खिला रहे हैं, बिरयानी पॉकेट में डाल दे रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि क्या आप कर रहे हैं भाई? तो बोला कि शेरवानी को यहाँ बुलाया गया है, गालिब को नहीं बुलाया गया, तो खाना तो शेरवानी ही खाएगा। जवाब तो बिल्कुल सॉलिड था। ये आपकी समस्या नहीं है। एक बार मैं मार्क जुकरबर्ग को पढ़ रहा था, तो वो भी एक ही टी शर्ट में रहते हैं। तो जब उनसे लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज़्यादा जो समय जाता था अपने 24 घंटे में, वो ये सेलेक्ट करने में कि क्या पहनूं मैं। और ये 2-3 चीज़ें दिखाता है। आपकी तमाम टेंशन भी ख़त्म हो गई होगी कि रोज़ ये डिसाइड करना, रोज़ प्रेस मरवाना, रोज़ उस तरह के कपड़ों को तैयार करना। अच्छा, वो कपड़े किए क्या आप अपने 250 सूट? भाई दोस्त जो लेना चाहे, क्योंकि मैं किसी को कहता तो लोग कहते पुराने कपड़े दे रहे हो, तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरी ज़रूरत नहीं है, तो जो लोग लेना चाहें ले लें। तो लोग उठा ले गए, लूट लिया। अच्छा हुआ मेरा वार्डरोब खाली हो गया। अब क्या है, मेरे लिए इंटरनेशनल ट्रैवल तक आसान है। यही कपड़े सुबह पहनता हूँ, शाम को ही धुलने में चले आ जाता है। तो इसी तरह के कपड़े अगर 4 दिन के ट्रैवल है तो 4 सेट मैंने तैयार किए। एक पहना, 3 अंदर बैग में रखा, एक बैग पैक लिया, चल दिया। यही तो कहा, माउंटेनियर जब ऊपर जा रहे हो तो वजन कम करो, हल्का करो। मतलब कितनी समस्याएं सॉल्व हो गई। आपके लगेज नहीं बढ़ते होंगे, आपकी चीज़ें नहीं बढ़ती होंगी, सब कुछ आसान हो गया। मज़ेदार बात। हम इस बात को अब आगे तब बढ़ाएंगे जब कुछ लोगों के और उस तरह के कमेंट आ जाएंगे इसके बाद, क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम हो गया है। लोग कहते हैं कि बहुत लंबा हो जाता तो एक बार में देखने में मुश्किल होती है, वो बार बार उसको देखते रहते हैं। सबसे मज़ेदार बात क्या, आज क्लोजिंग में बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि बातें इतनी हो गई कि मैं इतना शांत कभी किसी एपिसोड में नहीं रहता हूँ, आप लोग देखते होंगे। लेकिन ऐसी तमाम बातें हुई हैं जो मुझे लगता है कि मुझे भी खुद में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जीवन अगर साधारण हो जाए तो ये समझिए कि ना सिर्फ आसान होगा बल्कि आप बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत ऐसी कॉमन सेंस की बातें हुई हैं यहाँ पे, बहुत कॉमन बातें हुई हैं जो कि अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन ना सिर्फ बदलेगा बल्कि बहुत ऊपर चला जाएगा। कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप लोग डॉक्टर अंशुमान जी के बारे में जानना चाहते होंगे, तो इसी चैनल पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको एक स्टोरी मिलेगी जिस पे लिखा हुआ होगा कि इस डॉक्टर को एक टाइम में अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी थी। वो चोरी की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। जब आप उसको देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो चोरी क्यों की गई थी। डॉक्टर अंशुमान कौन है, कहाँ से निकले, कौन कौन सा विश्वविद्यालय इनको गोल्ड मेडल दिया, आखिर ये लंदन क्यों पढ़ने के लिए गए थे, इंडिया में कितने एग्ज़ाम दिए, कितनी डिग्रियां लेकर के ये बैठे हुए हैं, फ्री में लोगों का इलाज कहाँ करते हैं, किनको देखते थे, अपना पहनावा क्यों बदल दिया इन्होंने, बीच में इन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ क्यों रखी थी, कौन कौन से क्रांति किए हैं। अगर वो सब आप देखना चाहते हैं तो एक स्टोरी आपको मिलेगी मात्र 20 मिनट की, जहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और लगता है कि आप लोगों के सवाल बाकी रह गए हैं और बहुत कुछ अभी पूछना बाकी है, तो लिख दीजिएगा कमेंट में, हम तीसरा एपिसोड भी ज़रूर लेकर के आएंगे अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूरत है तो, और इसी कैंसर पर लेकर के आएंगे। बाकी चर्चाएँ होती रहेंगी, तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी।